अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बात कर रहे हैं एनर्जेटिक्स की। चैप्टर नंबर है 5। इससे पहले हम चैप्टर्स ऑलरेडी कर चुके हैं 1 से लेकर 4 तक। जो बच्चे नए ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं कहता हूं कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप पिछले चैप्टर्स भी पढ़ सकते हैं। और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। ये वक्त के साथ साथ मैं आपको समझाता जाऊंगा। तो बहरहाल आज का जो हमारे पास चैप्टर है वो एनर्जेटिक्स का है, और इसमें हम पढ़ेंगे क्योंकि हमें पता है कि लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आने वाला। तो फिर हम शॉर्ट क्वेश्चंस के एतबार से ही पढ़ेंगे और सारा चैप्टर हम रीड करेंगे, इसी तरह से समझेंगे कि कहाँ कहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको याद कर लेना चाहिए। और इसके साथ साथ हम CRQs और MCQs जो कि एक्सरसाइज से हैं और इवन के एडिशनल MCQs पढ़ेंगे, जिससे हमारा पूरा का पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा और देखेंगे कितना हमको याद हुआ आखिर के अंदर। और आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि कितना आपसे तैयार होता है, क्या चीज़ मुश्किल लगती है, क्या चीज़ बहुत आसान थी। यानी डिफरेंट चीज़ों के बारे में बहस करने से आपको मज़ीद कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ और देखते हैं इसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे एंथैल्पी का। देखो भाई, यहाँ पर क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई कर दिया। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हीट, यानी हीट का समझना जरूरी है। बाकी राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द एंथैल्पी एंड एंथैल्पी चेंज, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले आप ये सीखो कि हीट क्या होती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा हीट और हीट कंटेंट का जिक्र आपसे करता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। इससे पहले आपको क्या समझना है, देखो मैं आपको बना कर दिखाता हूँ। बल्कि देखो, सपोज करो कि आपके पास एक बीकर है, कोई गिलास है, पानी पड़ा हुआ है उसके अंदर, कुछ भी आप समझ लो। देखो, सपोज करो कि ये हमारे पास एक गिलास है। ठीक है, इसके अंदर गिलास भी कह सकते हैं, बीकर भी कह सकते हैं। फिलहाल मैं एक नॉर्मल सी चीज ले रहा हूं जो आप सबने देखी हुई है, और वो है एक गिलास। अब बात यह है कि इस गिलास के अंदर हम क्या कहेंगे, क्या होते हैं। इस गिलास के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये देखो, ये हमने मॉलिक्यूल्स बना लिए। अब मॉलिक्यूल हरकत कर रहे हैं। हरकत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास एनर्जी है। तो हम उनकी एनर्जी को यहाँ पर शो कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि जो रेड कलर में हमें दिखाया गया है, इसको हम बोलते हैं एनर्जी। अब ये जो एनर्जी है ना, ये डिफरेंट फॉर्म में हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर हम जो अल्फाज अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इस्तेमाल करेंगे हीट। ठीक है ना। अब हीट क्या है? अब सपोज करो ये एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हीट पढ़ रहे हैं, यानी हीट के तौर पे पढ़ रहे हैं। आपने इस गिलास को हाथ लगाया और हाथ लगाकर बताया ये गिलास ठंडा है, यह गिलास गर्म है। तो जो आप हॉटनेस और कोल्डनेस के बारे में बता रहे हैं ना, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि इसके अंदर हो सकता है ये बहुत गर्म पानी हो सकता है ठंडा पानी हो। तो जो आपके हाथ को लगेगा वो आप बता दोगे, हॉट और कोल्ड। तो ये जो आपने बताया ना मुझे, ये आपने बताया एक्चुअली हीट के बारे में। देखें, 2 गिलास पानी है, दोनों को हाथ लगाते हैं, दोनों गर्म है। एक थोड़ा गर्म है, एक थोड़ा ज्यादा गर्म है। तो इसका मतलब है कि जो थोड़ा गर्म है उसमें कम हीट है, और जो ज्यादा गर्म है उसमें ज्यादा हीट है। और जो ठंडा आप कह रहे हैं उसमें बहुत ही कम हीट है। इसका मतलब यह है कि हम हीट की पैमाइश कर रहे थे अपने हाथ से। तो इसको हम कह देते हैं कि जो एक ऐसी प्रॉपर्टी है सिस्टम की, जैसे चाय, अगर हम कहें कि इस कप में चाय पड़ी है तो क्या होगा। आपको पता है कि चाय पहले गर्म होती है और उसके बाद वो ठंडी हो जाती है। क्यों ठंडी हो जाती है? क्योंकि हीट यहां से निकलकर वहां चली जाती है जहां इसकी निस्बत कम हीट होती है। यानी हीट गर्म चीज से ठंडी चीज की तरफ चली जाती है। और अगर सपोज करो कि ये आपके पास एक कोल्ड ड्रिंक है जो ठंडी होती है, तो कुछ वक्त पड़े रहने के बाद हम कहते हैं कि वो तो गर्म हो जाती है। फिर गर्म क्यों हो गई? क्योंकि बाहर से हीट दाखिल हो गई। तो आप ये देख रहे हो कि एक ऐसी शय है जो क्या हो रहा है कि दाखिल भी हो रही है, निकल भी रही है। और जो चीज हम पढ़ रहे हैं ना इस वक्त, यानी जो ग्लास है, उसको आप कहोगे कि वो हमारा सिस्टम है। जिस चीज को हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं सिस्टम। चाहे वो एक ग्लास ऑफ वाटर हो, चाहे वो आपके पास एक बीकर हो, कोई एसिड पढ़ रहे हो, कोई रिएक्शन पढ़ रहे हो, जो चीज आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, वो आपका सिस्टम है। तो ये जो हमारे पास इस वक्त ये बना हुआ है एक क्लास है, ये हमारा सिस्टम है। और इस सिस्टम के अक्रॉस जो इर्द गिर्द का सारा हिस्सा है, जो इसके इर्द गिर्द है, सिस्टम से हट कर है, उसको हम कहते हैं सराउंडिंग। तो अब आपने चंद अल्फाज यहाँ पे पढ़ने हैं चैप्टर के अंदर, तो इसलिए मैं आपको पहले समझा रहा हूँ कि हीट जो है वो कभी सराउंडिंग से, या यूं कह लें सराउंडिंग से अंदर दाखिल हो जाती है, और कभी वो सराउंडिंग में चली जाती है हमारे सिस्टम से। तो जो चीज मूव कर रही है, जो
एनर्जी के तौर पर मूव कर रही है, इसको हमने बोला है हीट। तो आपने इस हीट के बारे में जांचा, ठीक है। अब सपोज करो कि हम इसके अंदर की बात कर रहे हैं, जस्ट किसके अंदर की, यानी हमारे सिस्टम की बात कर रहे हैं जस्ट। तो हम इस हीट को एक और लफ्ज की तरह भी पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड हीट कंटेंट। हीट कंटेंट। अब हीट कंटेंट का मतलब सिर्फ हम तब लेंगे कि सिस्टम के अंदर कितना एनर्जी का लेवल है। तो वो एनर्जी का लेवल कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, और फिर हम इसके साथ साथ कुछ पैरामीटर और ऐड करेंगे। जैसे हम जब अपनी स्टडी करेंगे तो हम कांस्टेंट प्रेशर पर करेंगे, ठीक है। यानी कितनी हीट सिस्टम में दाखिल हो रही है या सिस्टम से निकल रही है, कांस्टेंट प्रेशर पर अगर हम पढ़ेंगे तो हम एक और लफ्ज का इजाफा कर देंगे, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी। यानी एंथैल्पी सिस्टम में दाखिल और निकलने वाली हीट की वो मकदार है जिसको हम कांस्टेंट प्रेशर पर पढ़ रहे हैं। और ये जो एंथैल्पी है, ये क्या होती है, ये बदलती रहती है। देखो जैसे चाय का कप, अगर बाद में पहले शुरू में गर्म थी चाय और फिर अब वो ठंडी होने लगी है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें तब्दीली आ रही है। तो हम ये कहेंगे कि तब्दीली किस में आ रही है, हीट कंटेंट में या एंथैल्पी के अंदर तब्दीली आ रही है। तो जब हम एंथैल्पी को हम शो करते हैं एच से, एच साइन से। लेकिन अगर हमारे पास एक एच हो और हमारे पास थोड़ी देर के बाद दूसरा एच हो, यानी जैसे मिसाल के तौर पर जब हमने उस चाय के कप को देखा तो वो गर्म था, फिर कुछ देर के बाद वो थोड़ा कम गर्म था। तो जो पहले गर्म था उसको आपने कह देना है H1, और अब जो आपने उसे नोट किया है वो H2। यानी दो एंथैल्पीज का अगर हम डिफरेंस निकाल लें तो हमारे पास जो नई चीज आती है, दैट इज कॉल्ड डेल एच या चेंज इन एंथैल्पी। तो इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन एंथैल्पी असल में हमें बताती है कि किस तरह से तब्दीली आ रही है किसी भी सिस्टम के अंदर। तो आपने तीन लफ्ज पढ़े यहाँ पर, एक पढ़ा आपने हीट, दूसरा आपने पढ़ा एंथैल्पी, और तीसरा आपने पढ़ा एंथैल्पी चेंज, ठीक है। इन तीनों लफ्जों के बारे में थोड़ा देखें, ये बहुत डीप नॉलेज है, लेकिन अभी फिलहाल मैंने इसको छोटा छोटा करके समझाया ताकि आपके जहन में कुछ ना कुछ बैठ जाए। अब चलते हैं अपने बुक की तरफ और देखते हैं कि वहां हमने क्या पढ़ना है। ये नोट्स बेटा अवेलेबल होते हैं, ठीक है, यहाँ से पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको जरूरत हो तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगर काफी लोगों को जरूरत होगी तो फिर मैं इसको बता दूंगा कि आपने कैसे लेना है। अच्छा जी, अब चलें वापस, और यहां पर चलने के बाद यहां पर क्या हो रहा है। अब देखो सबसे पहले हीट और एंथैल्पी में एक डिफरेंस है। मैं ज्यादातर नहीं बोलूंगा ताकि आपको खुद पढ़ना पड़े थोड़ा सा, लेकिन कॉन्सेप्ट मैं आपको पूरा दे रहा हूं। तो इसमें पहले नंबर पर तो आपने डेफिनेशन करनी है, फिर आपने बताना है कि देखो अभी डेफिनेशन मैंने की है, द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एक एनर्जी की शक्ल है, रिलीज हो सकती है, निकल सकती है और वो आ सकती है। ये कब होता है, किसी सिस्टम में तब्दीली। अब सिस्टम में तब्दीली क्या होती है, सिस्टम की तब्दीली हो रही है, जैसे कि रिएक्शन हो रहा है। अब रिएक्शन होगा तो कुछ बॉन्ड टूटेंगे, कुछ बॉन्ड बनेंगे। बॉन्ड बनने और टूटने का जिक्र मैं आगे करूंगा कि इसमें क्या एनर्जी चेंज आता है। तो बहरहाल एनर्जी चेंज आ जाता है। अच्छा जी, अब इसके बाद ये आप कहेंगे सर क्या मतलब, यानी सिस्टम में एनर्जी चेंज आ जाता है बॉन्ड के टूटने और बनने से। तो इसके बाद यहां आ जाओ, एंथैल्पी और हीट कंटेंट, दोनों लफ्ज ठीक हैं। अगर हीट कंटेंट पूछेंगे तो आपने हीट कंटेंट का जिक्र करना है। इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी, ये मुकम्मल एनर्जी की मकदार है। देखो किसी भी सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, जो जो वाइब्रेशनल एनर्जी हो सकती है, साउंड एनर्जी हो सकती है। हर सिस्टम का अपना एक रवैया होगा। तो सारी एनर्जीज को सम कर लेंगे, तो फिर जो सारी एनर्जी यानी टोटल हीट कंटेंट निकाल लेंगे तो वो कहलाएगा एंथैल्पी, ठीक है जी। फिर वो लिखता है इट इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ अ सिस्टम। कौन, हीट, हीट सिस्टम में रह सकती है और सिस्टम से जा सकती है। तो इसको हम इतना ज्यादा स्टडी नहीं करते हैं, लेकिन हम स्टडी करते हैं इसको जो सिस्टम का पार्ट है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि जब हम यहां पर देख रहे हैं तो यहां पर देखने पर क्या हो रहा है कि हम सिर्फ सिस्टम का अगर मुताला करें, स्टडी करें, तो सिस्टम की स्टडी के दौरान जो हम हीट को पढ़ रहे हैं, निकल रही है, आ रही है, जा रही है, उसको हमने एंथैल्पी के तौर पर लेना है। तो सिस्टम के अंदर हम उसको एंथैल्पी बोल रहे हैं, बाकी वो सिस्टम या सराउंडिंग के दरमियान ट्रेवल होने वाली एनर्जी को हीट के तौर पर ले रहे हैं। तो वो बेशक ना पढ़ें, लेकिन उससे जो फर्क आएगा इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी वो हम जरूर पढ़ेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद आप चलो आगे। अब वो लिखता है हीट जस्ट एंटर और लीव, जैसे मैं अभी मैंने कहा निकल जाती है, आ जाती है, उसको हम ना पकड़ सकते हैं, ठीक है, ना हम उसको कह सकते हैं खुद दाखिल हो। वो एक सिस्टम के थ्रू, यानी हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, चलती रहती है। एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कांस्टेंट प्रेशर कहना यहाँ पर जरूरी है।
फिर उसके बाद मज़ीद आता है मेजरमेंट करते हैं, तो इसमें हम थर्मल एनर्जी को मेज़र करते हैं। जैसे मैंने हाथ से मेज़र करके दिखाया कि आप हाथ से पकड़ कर भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी गर्म है। थर्मामीटर का इस्तेमाल कर सकते हो, तो इस तरह से आपको ये मालूम हो जाती है। जबकि ये जो आपके पास है, इट इज़ मेजर्ड ऑफ एनर्जी इन थर्मोडायनामिक सिस्टम। ये हम आगे चलकर मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास आलात होते हैं, जिसको हम कैलोरीमीटर कहते हैं, उसके ज़रिए से मालूम करते हैं। और रिप्रेजेंटेशन हीट को क्यू से शो करते हैं और एंथैल्पी को भी बताया एच से शो करते हैं। इसका यूनिट सिर्फ जाउल है, इसका एक प्रॉपर यूनिट है दैट इज कॉल्ड किलो जाउल पर मोल। अच्छा भाई, इसके बाद आगे चलते हैं। अब आपको फर्क समझ में आया किसका? हीट और एंथैल्पी का। लेकिन अब होता ही है कि एक सिस्टम की एंथैल्पी चेंज होती रहती है, यानी एक चाय का कप ठंडा होता चला जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, या फिर एक जो हमारे पास कोल्ड ड्रिंक थी वो गर्म होती चली जा रही है। इसका मतलब एंथैल्पी चेंज हो रही है। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ या आपकी मम्मा कहती हैं कि देखो जल्दी आ जाओ, चाय ठंडी हो रही है, जल्दी से आकर पी लो, तो मामा ने कहा वो ठंडी हो जाएगी। लेकिन जब आप आए कुछ देर के बाद तो आपने कहा मामा ये तो ठंडी है। इसका मतलब ये हुआ क्या मामा गलत है? नहीं, वो गलत नहीं है। उन्होंने जब देखा था उस वक्त वही कंडीशन थी, जब आपने देखा कंडीशन चेंज थी। तो इसका मतलब है चेंज अगर समझ में आ जाए तो हम ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। यानी मामा कहेंगी कि अभी तो ये गर्म है लेकिन ये ठंडी हो जाएगी। ये कैसे बताया उन्होंने? क्योंकि उनको हीट चेंज का जिक्र या एंथैल्पी चेंज का जिक्र पता था। अच्छा, अब मैं कुछ समझाता हूँ आपको क्या बात कहने की कोशिश की मैंने। देखो भाई, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर चलते हैं और एंथैल्पी चेंज को भी साथ-साथ डिस्कस करते हैं। अब एंथैल्पी चेंज में क्या आ रहा है? मैंने यहाँ पे लिख दिया है, थोड़ा-सा मैंने आपको पहले से ही बता दिया यहाँ पर, ठीक है? मैंने आपको बताया कि किस तरह से एंथैल्पी चेंज लिखा जाता है, 2 डिफरेंट टाइम्स के ऊपर मालूम की गई एंथैल्पी के वजह से, ठीक है? और ये चेंज ज़्यादा बेहतर है, यानी डेल एच जो है वो ज़्यादा बेहतर है बजाए किसके? एच के। यानी अगर हम किसी को जस्टिफाई कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होगा? ये एच से ज़्यादा बेहतर है कि हम डेल एच बताएँ, क्योंकि डेल एच चेंज को शो करता है। अगर आपको पता हो कि 1 सेकंड में मेरी चाय ठंडी हो जाएगी 2 डिग्रीज़, तो आप एग्ज़ैक्ट बता सकते हैं कि जब आप 5 मिनट बाद आकर पिएँगे, तो उसका रियल टेम्परेचर क्या होगा। इस तरह डेल एच ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। अच्छा भई, अब देखो एंथैल्पी चेंज को मैंने समझा दिया, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने कहा द डिफरेंस बिटवीन द 2 एंथैल्पीज़, यानी 2 एंथैल्पीज़ का ये डिफरेंस है और ये क्या बताता है? इंडिकेटिंग द चेंज इन टर्म्स ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि एक कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर क्या तब्दीली आ रही है एनर्जी की। आप हीट की जगह पर एनर्जी भी लिख सकते हैं, इज कॉल्ड एंथैल्पी चेंज। और ये भी लिखा है एट कांस्टेंट प्रेशर। ये सब बातें एंथैल्पी के साथ ही होती हैं, यानी जब भी एंथैल्पी मालूम करते हैं तो वो एंथैल्पी मालूम ही तब होती है जब आप कांस्टेंट प्रेशर पर काम करते हैं। अब सर कांस्टेंट प्रेशर पे काम करना मुश्किल है? बड़ा आसान है। देखो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरे इर्द गिर्द हवा है। ये जो हवा है ना, ये मुझ पर एक प्रेशर डाल रही है। तो वो कितना डाल रही है? फॉर एग्जाम्पल 760 टॉर। अब वो प्रेशर मेरे पास क्या है, मुझे मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप खाना पका रहे हैं और ढक्कन खोलकर पका रहे हैं तो वो कांस्टेंट प्रेशर पर ही पक रहा है। तो ये कांस्टेंट प्रेशर की कहानी कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। हाँ, अगर हम स्पेसिफिक प्रेशर डालना चाहें तो हम किसी प्रेशर पैदा करने वाले या जैसे प्रेशर कुकर है उसके जरिए से क्या कर सकते हैं, प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं किसी नेक्स्ट लेवल पर भी। अच्छा जी, अब थोड़ी बात लंबी हो गई, लेकिन यहाँ पर जो बेसिक सेंस थी वो कंप्लीट करना जरूरी थी, वरना आपको ये समझ ना आता। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज कॉल्ड व्हाई इज ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस। जैसे मैंने अभी आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में समझाया था बॉन्ड मेकिंग और ब्रेकिंग, अब मैं आपको बॉन्ड मेकिंग ब्रेकिंग दोबारा समझाता हूं जो असल में आपको सारा कुछ समझा देगी। इसमें 2-3 क्वेश्चन हमारे हल हो जाएंगे, ठीक है? देखो मिसाल के तौर पर ये हमारे पास सिस्टम है। इस सिस्टम को थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या चेंज आ रहा है। इसको मैं रेस कर देता हूं। अब देखो मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक रिएक्शन हो रहा है। अब रिएक्शन कौन सा हो रहा है? हम कहते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन हो रहा है, उसमें कुछ क्या है? रिएक्टेंट्स हैं। ये अपने दिमाग में रखें, उसमें कुछ क्या है? रिएक्टेंट्स हैं। और ये रिएक्टेंट्स चेंज हो रहे हैं किसके अंदर? प्रोडक्ट्स के अंदर। अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में जो तब्दीली आती है उसको जरा माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक क्या है? वही बीकर है, ठीक है, जिसमें रिएक्शन हो रहा है। इस रिएक्शन में पहले रिएक्टेंट्स थे और बाद में फिर प्रोडक्ट्स बन गए। अब जरा इसको हम गौर से देखते हैं कि इसमें क्या हुआ, अंदर क्या हुआ। तो हम ये कहना शुरू कर देते हैं, सपोज करो कि मेरे पास एक ए है। ए
ए का मतलब समझ लीजिए रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट हो सकते हैं Cl2, Br2, I2, कुछ भी कह लो। टू मैंने इसलिए कहा कि ताकि ये बताया जा सके कि इसके अंदर ये एक बॉन्ड भी है। अब सपोज करो कि हमारे पास रिएक्शन हो रहा है Cl2 का किसके साथ, H2 के साथ, ठीक है। अब H2 को मैं ऐसे शो कर देता हूं, जरा गौर से देखना फिर समझ में आएगा। यानी हमने क्या कहा, जैसे मैंने कहा इसमें एक H2 है और मैंने कहा इसमें एक Cl2 है। अब आपको बुक में तो यूं नजर आएगा H2 प्लस Cl2 विल गिव यू 2HCl, लेकिन मैं इसको जरा यहां पर दिखा रहा हूं कि देखो H के दो H एटम के दरमियान क्या था, बॉन्ड था, चाहे इसको H2 कह लो इसको Cl2 कह लो बेशक। तो ये बॉन्ड था। अब क्या होगा, अब दरमियान में एक स्टेज आएगी। स्टेज से मुराद क्या होगा, जब ए का जो बॉन्ड है वो टूटने लगेगा और कमजोर हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से बी का बॉन्ड भी टूटने लगेगा और ये कमजोर हो जाएगा। और ए और बी के दरमियान एक नया बॉन्ड बनने लगेगा, मतलब अभी बॉन्ड बना नहीं है पर बनने की कोशिश कर रहा है। तो ये आपके पास एक बॉन्ड ये रहा और एक नया बॉन्ड ये रहा। अब नए बॉन्ड मैंने क्या सिखाया कि ये जो आपके पास बॉन्ड है ये एक ओल्डर बॉन्ड है, ये पुराना बॉन्ड है। और जो रेड कलर में दिखाया गया है ये न्यू बॉन्ड है। यानी पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं और नए बॉन्ड बन रहे हैं। अगर मैं एक आपसे बात कहूं कि अगर मैं कहूं कि अगर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और आखिर में पहुंच जाता है, मतलब यहां पर, तो क्या होगा, तो जो ए होगा ना वो बी के साथ बॉन्ड बना लेगा, मतलब HCl के साथ बॉन्ड बना लेगा। और चूंकि इसमें दो ए हैं और दो बी हैं तो दोनों के साथ ऐसा होने वाला है। मतलब अब जिसको आप पहले सिर्फ H2 और Cl2 कह रहे थे, अब उसको HCl HCl कह रहे हो और यहाँ पर नया बॉन्ड बन चुका है। ये आपने सीखा है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, यानी अब अगर आप गौर से देखो तो आपको सर ये जो हमारे पास है ना ये रिएक्टेंट्स हैं। अब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में यानी प्रोडक्ट में चेंज होंगे आखिर में। अब बात यह है कि रिएक्टेंट जब रिएक्ट करेंगे तो रिएक्ट करने के बाद वो प्रोडक्ट में जाने से पहले क्या होगा, एक खास स्टेज से गुजरेंगे जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, तब्दीली की स्टेट। वो डिसाइड करेगी कि रिएक्टेंट अब प्रोडक्ट बन सकते हैं या नहीं। सम टाइम नए बॉन्ड नहीं बन पाते हैं, बनने की कोशिश करते हैं पर बन नहीं पाते, तो फिर ये रिएक्शन वापस चला जाता है और रिएक्टेंट रिएक्टेंट ही रहते हैं। ये मैं क्यों बात समझा रहा हूँ, आगे चलकर बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन इस पर ही इन्हसार करेंगे, इसी थ्योरी के ऊपर, और फिर आपको बात समझ में आएगी। और यहाँ पे थ्योरी के नाम से मुझे याद आया कि देखो ये आपके पास ए और बी है। देखो ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है, ये दोनों आपस में आकर टकराते हैं। अगर इनके पास राइट एनर्जी होती है, इस यानी टकराना मतलब कोलिजन, अगर इनके पास राइट एनर्जी होती है तो ये टकराकर और राइट ओरिएंटेशन मतलब सही सिमत के अंदर वो आते हैं तो वो प्रोडक्ट बन गया, यानी HCl मिल गया, ठीक है। अब ये जो टकराव है ना, और अगर टकराव सही तरह से हो रहा है तो इसको एक थ्योरी बताती है कि ये टकराव कैसा था, इसमें क्या कुछ होना चाहिए था, उसका नाम है कोलिजन थ्योरी, ठीक है। नहीं उसके बारे में भी जिक्र कर लेंगे, लेकिन अब वापस चलो। अब वो कहता है कि ए और बी, ए के मॉलिक्यूल और बी के मॉलिक्यूल टकराए, टकराने के बाद उनके दरमियान कुछ समझ लो तब्दीली का अमल शुरू हुआ और आखिरकार तब्दीली मुकम्मल होकर प्रोडक्ट में आप उसे तब्दील कर गई। तो ये आपके पास एक सेंस हो गई, ठीक है। अब आप चलो वापस, अब हम वापस चलते हैं और हम सीखते हैं कि हमने इस चीज से क्या सबक लिया। कहते हैं वाई इज ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब सारा कुछ यहां से मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। देखो क्या, अब आपने ये कहना है कि हमारे पास जब पुराने बॉन्ड टूट रहे थे, यानी कि ये हमारे पास है जी ओल्ड बॉन्ड, ओल्ड बॉन्ड जिसको मैंने ओल्ड बॉन्ड ऊपर लिखा है बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स क्या हो रहे हैं जी, ब्रेक। जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो कैसे ब्रेक, कुछ चीज तोड़नी है तो क्या करना पड़ता है, अब हमें सर उसे हथौड़ा मारना पड़ता है, यानी हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग के वक्त एनर्जी देनी पड़ी, ठीक है। तो हम कहते हैं कि बॉन्ड जो ब्रेक होते हैं तो एनर्जी अब्जॉर्ब करके होते हैं, तो हम इसे कहेंगे कि ये बॉन्ड ब्रेकिंग का जो अमल है वो एंडोथर्मिक है। अब कोई कहे जी सर एंडोथर्मिक का क्या मतलब होता है, तो एंडोथर्मिक का मतलब एनर्जी का अब्जॉर्ब होना। अच्छा अब क्या होगा, अब नए बॉन्ड बनेंगे। अब यहां पर हमारे पास ये नए बॉन्ड बन चुके। अब जो नए बॉन्ड बन चुके ये बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। क्योंकि सर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड क्या है, ये न्यू बॉन्ड जो है ये स्ट्रॉन्गर क्यों है, क्योंकि देखो किसी भी रिएक्शन के होने की वजह यह होती है कि अपनी स्टेबिलिटी को गेन करना, स्टेबिलिटी को गेन करना। अगर स्टेबिलिटी गेन कैसे होती है,
अच्छे और मजबूत बॉन्ड बनाकर। तो और जितना ज़्यादा कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है, वो एक्चुअली उतनी एनर्जी रिलीज़ करता है। तो अब आपने ये कहना है कि जो यहाँ पर न्यू बॉन्ड बनते हैं, यानी बनते हैं इसका मतलब है मेकिंग, बॉन्ड मेकिंग या फिर कह कहो बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन, दोनों लफ्ज़ ठीक हैं। अब यहां पर बॉन्ड मेकिंग या बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त क्या होगा, एनर्जी निकलेगी। क्यों? टू गेट स्टेबिलिटी। और वो चीज ज्यादा स्टेबल होती है जिसकी एनर्जी कम होती है। ठीक है, यानी बॉन्ड बन रहा है ना, अगर वो बनने पर ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, स्ट्रांग है, और उसको तोड़ने के लिए भी उतनी ही एनर्जी लगानी पड़ती है, यानी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। ये वाली बात याद रखिएगा। अब यहां पर एंडोथर्मिक, और यहां पे आपने लिखना है क्योंकि अब बॉन्ड बन रहे हैं तो एक्सोथर्मिक। अब कहेंगे सर ये क्या, एक ही प्रोसेस आपने हमें दिखाया है, यानी ये वाला, इसके अंदर एंडोथर्मिक प्रोसेस भी हो रहा है, एंडो, तो हमें तो एक वक्त में एक ही अगर बताया जाए कि रिएक्शन एंडो होता है या एक्सो होता है, तो हम क्या जवाब देंगे? तो इसका जवाब ये है कि हम ये देखेंगे। सपोज करो, देखो मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। सपोज करो कि आपने देखा कि एनर्जी ये यहाँ पर एब्जॉर्ब हुई और ये एनर्जी रिलीज हुई। क्या मतलब? यानी मोर एनर्जी क्या हुई जी, एब्जॉर्ब किसी सिस्टम के अंदर, और लेस एनर्जी क्या हुई, रिलीज। अब इससे हमें क्या सबक मिला, ओवरऑल बताओ जरा। तो आप कहेंगे सर ओवरऑल तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, क्योंकि ज्यादा एब्जॉर्ब हुई है, कम रिलीज हुई है। तो ज्यादा एब्जॉर्ब हुई है यानी सिस्टम के अंदर गई है, तो आप इस सिस्टम को कहेंगे ये पूरा रिएक्शन एंडोथर्मिक है, पूरा रिएक्शन एंडोथर्मिक है। और अगर इसका उलट हो जाए, यानी क्या हो, कम एनर्जी एब्जॉर्ब हो और मोर एनर्जी रिलीज हो सिस्टम से, तो फिर क्या होगा, हम कहेंगे ये वो रिएक्शन हो रहा है जो एनर्जी के निकलने पर होता है, यानी कि एक्सोथर्मिक है। तो अब आपको एक्सोथर्मिक के बारे में समझ में आया कि ये एग्जैक्टली exactly एक वर्ड नहीं है, बल्कि ये भी जो डिफरेंट एनर्जीज होती हैं, या कह लो जो हमने अभी एब्जॉर्ब और इवॉल्व होने वाली एनर्जी का जिक्र किया है, उसका डिफरेंस होता है। ठीक है, यानी एक रिएक्शन के दौरान दोनों काम हो सकते हैं, लेकिन हम फैसला लेते हैं कि ज्यादा क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुई या रिलीज हुई, और उसके मुताबिक अगर हम कहते हैं कि एक ऐसा रिएक्शन हुआ है जिसके अंदर मोर एनर्जी इज एब्जॉर्ब, यानी एनर्जी अंदर गई है, तो फिर हम कहते हैं कि रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। ठीक है जी, एंडोथर्मिक। और अगर हम कहते हैं एक ऐसा जिसके अंदर एनर्जी क्या हुई है, रिलीज, खारिज हुई है, अगर उसमें एनर्जी खारिज हुई है, तो फिर वो क्या कहलाता है बेटा जी, हम कहते हैं रिलीज, निकलना, एक्सोथर्मिक, निकलना, एक्सोथर्मिक। तो ये मैंने यहाँ लिखा है, थर्मिक आप लिख लेंगे। अब आपको ये बात समझ में आई है वाकई में कि देखो किस तरह से एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर आपको ये आर नजर नहीं आ रहा, जरा इसको करीब कर देते हैं, रिलीज, ठीक है जी। तो रिलीज भी हुआ है और एब्जॉर्ब भी। ये कौन फैसला करेगा? पूरा का पूरा सिस्टम फैसला करेगा कि भाई ज्यादा बॉन्ड बनने पर या खारिज होने पर क्या क्या बातें आई हैं। ठीक है बेटा, मतलब खारिज और एब्जॉर्ब और इवॉल्व, उन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस आया है। ठीक है, इसको एक दो बार देख लो कि अगर किसी किस्म, ये बड़े एहतियात से बेटा ये मैं रेस कर दूंगा, जो अहम चीजें होती हैं अगर आपको लगते हैं तो इसको आप यहीं पर देख लो एक सेकंड के लिए, मैं फिर इसको आगे की तरफ लेके चलता हूं। हाँ जी, इसको देख लिया आपने। तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एक और सवाल। वो क्वेश्चन क्या कहता है? वो क्वेश्चन ये कहता है कि, अब देखो समझ में आ गई होगी आपको, वाई ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, मैंने पूरा का पूरा समझाया है। बाकी इसमें एक एग्जांपल दी हुई है कि डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज 435 किलो जूल पर मोल, यानी अगर आप हाइड्रोजन को तोड़ रहे हैं तो उस दौरान इतनी एनर्जी प्लस होगी। प्लस का मतलब क्या है? देखो अगर माइनस लिखा होगा इसका मतलब एनर्जी निकल रही है, और नून से निकलना, नून से नेगेटिव। ठीक है, ये याद कर लो। और जब एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, किसी चीज को तोड़ना है, डिसोसिएट करना है, तो एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। तो यहाँ पर अगर प्लस नहीं भी लिखा तो प्लस जरूर लगाया करें। देखो अगर आपको ये समझ नहीं आई बात की, ये मुझे लगता है आपको शायद पुरानी क्लासेस में बताई गई होगी। देखो अब आपने लिखना है अब्जॉर्ब, अगर दाखिल होती है तो साइन लगेगा पॉजिटिव, अगर एनर्जी रिलीज होती है, निकलती है, तो साइन लगेगा नेगेटिव। ये दोनों साइंस आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं, पॉजिटिव कब लगेगा और नेगेटिव कब लगेगा।
हाँ जी, तो यहाँ पर आप आ गए हो। अब लिखता है द बॉन्ड ब्रेकिंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, सारा लिखा हुआ है और आखिर के अंदर जो है वो एग्जाम्पल दी है, आपको भी चाहिए एग्जाम्पल जरूर दें। अब है डिपिक्ट द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए आप एक क्या करो, डिपिक्ट का मतलब है एक पिक्चर बना दो, ठीक है। और ट्रांजिशन के लिए अब मैंने वो पहले से आपको बनाकर दे दी है। आप कैसे लिखोगे इसको, थोड़ा रफली मैं इसे बता देता हूँ आपको, और मैं बताकर तो आया हूँ। अब देखो H2 है ना, तो A2 की जगह पर आप लिख लो H और H, और B की जगह क्या लिखोगे, Cl और Cl, ठीक है। तो H2 भी हो गया, Cl2 भी हो गया। अब दरमियान में क्या करोगे, ये बुक में आपको डायग्राम दी हुई है, उसी से देख के लिख रहे हैं। तो एक ही जगह पे, जैसे मैंने अभी आपसे कहा, ये पुराने बॉन्ड टूटने लगेंगे, यानी आपने ए नहीं लिखना है यहां पर, आपने लिखना है H और यहाँ पे लिखना है Cl, ठीक है। जरा रफली बना रहा हूँ, इंशाल्लाह वो पहले मैंने आपको एहतियात से समझा दिया था, और नए बॉन्ड बनने लगे हैं, ठीक है। और फिर बिल आखिर क्या होगा, ये AB मतलब H और Cl मिल जाएंगे। दो दफा लिख लें, दो दफा लिख लें, या टू करके लिख लें। तो ये आपके पास मैंने रफ सी डायग्राम बनाई है, इसको आप देख लो। बाकी जो बच्चे अगर अभी ज्वाइन कर रहे हैं, अभी देखा नहीं है अभी, तो बेटा वो ये डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ये डायग्राम मैंने बनाकर दे दी है ऑलरेडी। बस फर्क ये है कि यहाँ पर आपने लिखना है HH, इधर लिखना है Cl, इधर लिखना है HH, HCl, इस तरह बनाकर आपने दे देना है, ठीक है। अच्छा भी, अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या लिखता है। नेक्स्ट में क्वेश्चन आ रहा है, ड्रॉ द रिएक्शन प्रोफाइल। इसको एनर्जी प्रोफाइल भी कहते हैं, इसको रिएक्शन प्रोफाइल भी कहते हैं। फॉर टू एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, वन ऑफ विच मूव्स फास्टर देन द अदर, ठीक है। वो कहता है कि दो रिएक्शन है, दोनों के दोनों एक्सोथर्मिक हैं। हमारी बुक में ये डायग्राम ऑलरेडी बनी हुई है इस तरह की, तो आपने देख लेना है। देखो बेटा, मैंने दोनों चीजें दे दी हैं। एंडोथर्मिक की क्या होगा, जिसमें रिएक्टेंट नीचे और प्रोडक्ट ऊपर होंगे, यानी कि हीट या पोटेंशियल एनर्जी के एतबार से, यानी रिएक्टेंट की एनर्जी कम और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट ऊपर लिखने हैं आपने और प्रोडक्ट आपने नीचे लिखने हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जरा बात समझने की कोशिश करते हैं। जैसे उसने कहा कि दोनों रिएक्शन एक्सोथर्मिक हैं, तो ये भी आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है, तो अब आपने इसी तरह बना लेना है, ठीक है। जैसे मैं आपसे कह देता हूं कि हमारे पास इस तरह से आपने डायग्राम ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। इस एक तरफ लिखना है पोटेंशियल एनर्जी, PE लिख दो आप और एरो लगा दो, और एक तरफ आपने लिख देना है रिएक्शन प्रोसेस, यानी बेशक टाइम लिख दें यहाँ पर। अब करना ये, यानी रिएक्शन क्या कैसे चलेगा, पहले होंगे रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट आपने ऊपर, अच्छा देखिए इसमें एक शर्त आयद की हुई है। उसने कहा है कि वन ऑफ विच मूव्स फास्टर, एक जल्दी चलता है, जो जल्दी चलता है ना उसकी आपने चोटी छोटी बनानी है, ठीक है। यानी कि इसको आप कह लो कि ये आपके पास चोटी है, जिसकी चोटी छोटी बनाओगे वो जल्दी हो जाएगा, जिसकी चोटी बड़ी बनाओगे वो थोड़ा सा देर से होगा। बस आपने इस तरह से बनाना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा रफ्सा से डिजाइन कर देता हूँ, ताकि आप लोग अगर जब खुद से बनाना चाहें। देखो फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि एक रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट यहाँ लिखो, रिएक्टेंट लिखो बकाया तौर पर यहाँ पर, जैसे मिसाल के तौर पर आप लिखोगे H2 और प्लस O2, और फिर उसके बाद यहाँ पर ऊपर जाओगे, फिर नीचे आओगे। ये ऊपर नीचे का की स्टोरी भी बताएंगे आपको आगे चलकर। यहाँ लिखेंगे 2H2O, यानी प्रोडक्ट यहाँ पे लिख देंगे। और फिर उसके बाद अगर आपने ये इस तरह से रिएक्शन बनाए, यानी ये मैंने नीट करके बनाया हुआ है, इस तरह ही बना लेंगे ताकि आपको मुश्किल न लगे। बाकी ये समझा दिया कि रिएक्टेंट लिख देंगे और एक तरफ प्रोडक्ट लिख देंगे, ठीक है। और इसी तरह से सेम टू सेम दोबारा बनाएंगे, और यहाँ पर आपने ये देखना है किसकी एनर्जी कम है, यानी जल्दी हो जाता है, तो उसकी पीक छोटी बनानी है। तो एक की पीक बड़ी और एक की पीक छोटी बनानी है। बस ये मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, करके बताएं कि आपसे होता है या नहीं होता है, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ जरा ड्रॉ करना डिफिकल्ट है, बट ये कि मैं आपको आगे जाके ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा, मजीद आगे आएगा, लेकिन लॉजिक बता दी है कि आपने करना क्या है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब चलते हैं मजीद आगे। और आगे यहाँ पर क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ, अब आपने बताना है कि रोल ऑफ ग्लाइकोजन इन आवर बॉडी। देखो बेटा, ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, जन का मतलब जनरेटिंग, तो ग्लूकोज जनरेटिंग। आप यूं समझो कि जब आप गजा खाते हो और जब आप अपनी जरूरत से ज्यादा खा लेते हो, तो वो जो इजाफी गजा होती है उसके साथ क्या करेंगे, वो आपकी बॉडी स्टोर कर लेगी, किस शक्ल में, ग्लाइकोजन की शक्ल में। तो हम कहेंगे कि ये आपके पास एक स्टोर्ड फूड है, क्या है जी, स्टोर्ड फूड है।
और जब आपको भूख लगेगी तो यही स्टोर्ड फूड क्या करेगा, ग्लूकोज बना देगा, और फिर हम ग्लूकोज को ब्रेक करेंगे, और ग्लूकोज को ब्रेक करके क्या हासिल होगा जी, एनर्जी हासिल हो जाएगी। तो अब आपको ये बात समझ में आई कि ग्लाइकोजन असल में स्टोर्ड फूड है। तो यहीं पे लिखा है इट इज अ प्राइमरी स्टोरेज फ्रॉम द ग्लूकोज, ठीक है, ये ग्लूकोज से ही बनती है और बाद में ग्लूकोज में ही टूटती है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, और अगर ज़्यादा हमारे जिस्म में इस आ जाए, मतलब आप खाना हमेशा ही ज़्यादा खाते हो, भूख लगती है तो खाना खा जाते हो, और अब पुरानी एनर्जी को क्या करते हो, इस्तेमाल होने नहीं देते हो, तो ये हमारे लीवर में इकट्ठी हो जाती है, हमारे मसल्स में इकट्ठी हो जाती है ग्लाइकोजन, और उससे क्या होगा, हमारे मसल्स बड़े मोटे दिखते हैं, फ्लफी दिखते हैं, मतलब मोटापा आ जाता है। और इसी तरह से अगर ग्लाइकोजन की मिकदार हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो बीमारी पैदा हो जाती है, जिसे कहते हैं ओबेसिटी यानी मोटापा। अच्छा, इसके बाद आगे चलो। अब लिखता है डज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बॉइलिंग वाटर इन द बीकर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। हाँ भाई, अगर पानी बॉयल हो रहा है तो क्या होगा, एंडो होगा या एक्सो होगा, ठीक है। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड इन द सिस्टम। बहुत आसान सा सवाल है। देखो, आप अपने दिमाग में सोचो कि आपके पास बॉइलिंग वाटर है, यानी पानी बॉयल हो रहा है, किसी केटल में हो रहा है या किसी बीकर में हो रहा है। तो बॉइलिंग वाटर इन अ बीकर इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि सर एंडोथर्मिक क्या, क्या एंडोथर्मिक नीचे चूल्हे में आग नहीं लगाई हुई, इसका मतलब है अगर आप आग दे रहे हो सिस्टम को, इसका मतलब है सिस्टम एनर्जी ले रहा है, और ऐसे सिस्टम जहां पे एनर्जी अब्जॉर्ब होती है तो हम उसे कहते हैं, अच्छा देखो क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एनर्जी अंदर जा रही है, और हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, और कौन सी एनर्जी जा रही है, चीज बॉयल होने पर गर्म होती है ना, उसे आप हीट कह लो, तो आप कह रहे हैं हीट ट्रांसफर हो रही है सिस्टम में एज एन एनर्जी। तो अब आपको बॉइलिंग वाटर में सबने देखा हुआ है, पानी बॉयल हो रहा है, नीचे से हीट जा रही है और गर्म कर रही है, तो हीट जा रही है ना, सिस्टम में अब्जॉर्ब हो रही है ना, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ। कैन चार एनर्जी बी ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म अदर देन द हीटिंग ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। कहता है क्या, आप कहेंगे सर क्या हमेशा हीटिंग ही होती है, इसमें से हीट निकलती है या हीट खारिज होती है, ऐसे ही कह रहे हैं आप, क्या हीट एनर्जी ही हमेशा ट्रांसफर होती है? तो सवाल है यहाँ पर, थोड़ा सा जरा क्वेश्चन मैंने आपको बदल दिया। कैन एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट ड्यूरिंग अ केमिकल, कहते हैं यस, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ अदर देन द हीट, यानी हीट के अलावा भी हो सकती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जब वो जलते हैं, जैसे कि आपने मोमबत्ती का जलना देखा है, तो उसमें रोशनी ज्यादा खारिज होती है। एक चूल्हा जला लो, और एक आप जलाओ एक कैंडल, तो कैंडल की लाइट पूरे कमरे को रोशन कर देगी, लेकिन चूल्हा ऐसा नहीं कर सकेगा। तो इसका मतलब है कैंडल की जो लाइट है या कैंडल की जो जो जलना है, वो एक और एनर्जी को पास करिए, दैट इज कॉल्ड लाइट एनर्जी। इसी तरह से साउंड, सम टाइम ऐसा होता है जैसे आपके पास क्या है, क्या कहते हैं, एक सिस्टम है, चलो बेल है, उसे दबाते हैं तो उससे साउंड प्रोड्यूस होता है, इससे एनर्जी का असराफ, या कह लें, देखो अगर आपने बेल बजाई है, आपका फोन अलार्म कर रहा है, अगर वो करता रहे तो क्या होगा, बैटरी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि उसने उस बैटरी की एनर्जी को साउंड की शक्ल में खारिज कर दिया, क्योंकि आजकल बेल ज़रा कम होती हैं, मोबाइल की ज़रा एग्जांपल अच्छी समझ में आ जाती है। वाई इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम, यानी जैसे वही वाली बात आ रही है कि आपकी अम्मी आई, उन्होंने कहा चाय बहुत गर्म है, आप आए, आपने कहा ठंडी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई बता नहीं सकता, क्योंकि हर सेकंड में तब्दीली आ रही है, तो एग्जैक्ट एंथैल्पी क्या है वो मालूम करना नामुमकिन है। हाँ, चेंज इन एंथैल्पी मालूम करना इजी है। तो यही बात यहाँ पर लिखा है कि देखो भाई, इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम, यानी सिस्टम की एनर्जी को एग्जैक्ट मालूम करना मुश्किल है, क्योंकि वो तब्दीली के अमल से गुजर रही है, ठीक है। बिकॉज एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन जो डिस्क्राइब करता है किसी स्टेट को, हालत को, ठीक है, सिस्टम की। थोड़ा सा आसान करके बताया, थोड़ी बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो स्टेट फंक्शन की एक प्रॉपर डेफिनेशन भी आएगी। आगे लिखता है दैट डिपेंड्स ऑन, अब वो स्टेट फंक्शन क्या होता है, दैट डिपेंड्स ऑन इंटरनल एनर्जी, यानी कितनी अंदर एनर्जी है, सिस्टम पर कितना प्रेशर लगा हुआ है, सिस्टम में कितना कोई कंटेंट मौजूद है, यानी कितनी चीज ज्यादा या कम मिकदार में मौजूद है, ये वॉल्यूम को शो करेगा। वी कैन नॉट डिटरमिन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दीज क्वांटिटीज। देखो, किसी सिस्टम की एनर्जी चेंज आ सकता है, किसी सिस्टम में प्रेशर का चेंज आ सकता है। जैसे देखो, अब एक ट्यूब में आपने हवा भरवाई है बाइक की या गाड़ी की, अब क्या होगा, उसके बाद बार बार भरवाना पड़ेगा कुछ अर्से के बाद, क्यों, क्योंकि प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होता रहता है। तो यही आपसे कहा जा रहा है कि जो भी सिस्टम है उसमें प्रेशर चेंज जल्दी भी आ सकता है, देर से भी आ सकता है। एनर्जी ई, यानी एनर्जी चेंज जल्दी भी आ सकता है, देर से भी आ सकता है, पर चेंज आ रहा है। इस तरह वॉल्यूम में तब्दीली आ जाती है। जैसे कि सपोज करो कि आपके पास पानी पड़ा है गिलास के अंदर, आपने बस रख दिया है,
तो आप उसे कुछ वक्त के बाद देखेंगे, अगर इर्द गिर्द हीट है तो पानी उड़ जाएगा, कम हो जाएगा पहले से। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर जगह पे कुछ ना कुछ तब्दीली आ रही है, इसलिए इन पर बेस करने वाला स्टेट फंक्शन यानी एच एंथैल्पी एग्जैक्ट मालूम करना नामुमकिन है। फिर क्या होगा, फिर वो लिखता है वी कैन नॉट डिटरमिन द एब्सोल्यूट वैल्यू। फिर हम क्या करते हैं, इंस्टेड वी कैलकुलेट द चेंज, हम चेंज मालूम करते हैं, जो चेंज हमें बता सकता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर हम मालूम कर लें कि 1 डिग्री चेंज कितने मिनट में आता है, तो हम बता सकते हैं कि 10 मिनट के बाद कितनी हालत होगी या कौन सी स्टेट होगी सिस्टम की, ठंडा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, कितना गर्म हो जाएगा या कितना ठंडा हो जाएगा। तो ये सब कुछ मालूम हो सकता है। अच्छा जी, अब आपको समझ में आया, सिंपल सा आंसर था कि हम एग्जैक्ट एंथैल्पी मालूम नहीं कर सकते, लेकिन चेंज इन एंथैल्पी मालूम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द सोडियम मेटल एंड द वाटर प्रोसीड्स वायलेंटली। यानी एक रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम का और पानी का। जब हम सोडियम को पानी पर गिराते हैं तो पानी पर आग लग जाती है, ठीक है, यानी इतना तेज रिएक्शन होता है। तो इसमें सिंपल सी बात ये है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। देखो सपोज करो कि हमारे पास ये पानी पड़ा हुआ था, यहाँ पर पानी पड़ा हुआ था, वाटर, हम मान लेते हैं H2O। अब इसमें आपने क्या डाल दिया, इसमें आपने सोडियम का मेटल पीस डाल दिया। सोडियम मेटल होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है, तो आपने इसके अंदर सोडियम डाल दिया। जैसे ही सोडियम डालेंगे ना, तो ये तेज रिएक्शन होगा और उस दौरान क्या होगा, आपको लगेगा यहाँ पानी पर आग लग गई है। अब सवाल यह है कि पानी पर आग क्यों लगी है। उसकी रीजन ये है कि देखो सपोज करो कि आपके पास था सोडियम, आपने आपके पास था सोडियम और आपने क्या किया, उसका रिएक्शन करवाया वाटर के साथ। अब वाटर के साथ रिएक्शन होने पर बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसे, और प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। ये जो हाइड्रोजन गैस है ना, ये कंबस्टिबल है, जलने के काबिल है। तो असल में इर्द गिर्द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही थी, और जो रिएक्शन था, ये रिएक्शन जो अभी हमने किया ये एक्सोथर्मिक था। तो वहां पर हीट भी मौजूद थी और जलने वाली चीज भी मौजूद थी। इस तरह जो पानी के ऊपर निकलने वाली हाइड्रोजन गैस है उसको आग लग जाती है, हाइड्रोजन बॉम्ब भी बनाए जाते हैं, तो ये बहुत जल्दी से आग पकड़ती है और हमें लगता है कि यहाँ पर बर्निंग प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो ये वाली बात यहाँ पर हमने बड़ा आसान करके लिख दी है ताकि आप समझ सकें इसको। देखो भी क्या लिखा है, इसमें लिखता है कि रिएक्शन बिटवीन द सोडियम एंड वाटर इज एक्सोथर्मिक, हीट बाहर निकलती है, दैट्स व्हाई सोडियम रिएक्ट्स वायलेंटली विद द वाटर। एक तो हीट निकलने पर ये वाली बात भी है, थोड़ा सा मैं इसको ऐड कर दूंगा। मैंने पहले जैसे बताया है आपको कि हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, ये आप लिख लेना साथ ही। रिएक्ट वाइल, देखो जिसकी एनर्जी कम होती है ना, एनर्जी कम होती है ना, तो क्या होता है, सिस्टम ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा होता है। तो यही आपसे बात की जा रही है कि ये रिएक्शन ऐसा है जिसके अंदर एनर्जी बाहर निकल रही है तेजी के साथ। तो जितना तेजी से निकलेगी उतनी स्टेबिलिटी जल्दी आने लगेगी, तो ये भी एक वायलेंट होने की अलामत है। वायलेंट मतलब तेजी से रिएक्शन होगा। आप सर्च कीजिएगा इंटरनेट के ऊपर, इंशाल्लाह आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। करेक्शन लिखेगा रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड वाटर। तो आगे लिखता है, मैं लिख देता हूं कि एन हाइड्रोजन इज लिबरेटेड, हाइड्रोजन इज रिलीज, चलो लिख दें, ड्यूरिंग रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपके पास एंड हाइड्रोजन इज रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन विच गॉट फायर। असल में मैंने तो आपको ज़्यादा समझा दिया। आपको जो हमारे बुक का क्वेश्चन था ना, वो बड़ा इजी सा था। वो ये कहना चाह रहा था कि सिर्फ पूछना चाह रहा था कि जो रिएक्शन होता है वो वायलेंट क्यों होता है। ठीक है, मैंने आपको इसमें एक और भी साथ ऐड कर दिया कि आग क्यों लग जाती है। ठीक है, तो इस तरह से पहला जो आंसर था वो पहले स्टेटमेंट के हिसाब से ठीक था, और जो दूसरा हिस्सा है वो असल में ये भी बता रहा है कि रिएक्शन इतना ज़्यादा वायलेंट था कि आग लग गई थी, क्योंकि हाइड्रोजन पैदा होती है इस रिएक्शन के दौरान। अच्छा, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। अगले में लिखता है इस मेल्टिंग आइस, इस मेल्टिंग ऑफ आइस इज एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अब बताओ, देखो सपोज करो कि आपके पास क्या पड़ा हुआ है, आपके पास एक बर्फ का टुकड़ा पड़ा हुआ है, ये हमारे पास आइस क्यूब है। कुछ देर के बाद ये आइस क्यूब वाटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो वाटर बनेगा कैसे बनेगा। पानी, आइस पानी में क्यों तब्दील हुई है, क्योंकि उसने हीट एब्जॉर्ब की है।
जब हीट एब्जॉर्ब होगी तो क्या होगा, वो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जिन्होंने मॉलिक्यूल को पकड़कर इसको आइस में चेंज किया था वो टूट जाएंगी और आइस अब सॉलिड की फॉर्म में नहीं रहेगी बल्कि वो वाटर की फॉर्म में तब्दील होगी। तो यही बात यहाँ पर हमने कहना है कि मेल्टिंग ऑफ आइस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि हीट यहाँ पर क्या हो रही है, अब्जॉर्ब हो रही है सिस्टम के अंदर। अच्छा जी, बाकी आप लिख सकते हो व्हेन हीट इज अब्जॉर्ब देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस गेट वीकर एंड द आइस चेंजेस इनटू लिक्विड। ठीक है, ये मैंने बोल दिया, दोबारा से इसको पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, इस तरह आपको ज़्यादा भी आ जाएगा। अच्छा, कैन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बी रिवर्स्ड, क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन रिवर्स हो सकता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन, यस एंडोथर्मिक हो सकता है। देखो, अगर हम एक बात कहते हैं, हम कहते हैं कि एक ऐसा रिएक्शन हुआ जिस रिएक्शन में हीट जो है ना वो निकली, तो इस तरह का रिएक्शन क्या करता है, किसी चीज को या किसी भी रिएक्शन को जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको स्टेबल बनाता है। तो जो चीज पहले से स्टेबल होना, उसका रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हम एक ऐसे रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हो, थोड़ा सा इसको एहतियात से देखें कि ये क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। अब सवाल ये है, क्या हम उसकी अनस्टेबल फॉर्म को स्टेबल फॉर्म को वापस स्टेबल फॉर्म को वापस अनस्टेबल में चेंज कर सकते हैं? तो इजीली नहीं कर सकते। लेकिन हम यहाँ पर लिखते हैं कि सवाल के जवाब के तौर पर आपने जो लिखना है, क्योंकि बात लंबी हो जाती है, थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि करीब करीब आपको रखें। यस, exothermic reaction can be reversed. Hydrogen gas and oxygen gas react to give liquid water in an exothermic reaction. अब देखो, मिसाल के तौर पर माइनस साइन शो कर रहा है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, नेगेटिव है। ठीक है, नून से निकलना, नून से नेगेटिव, और नेगेटिव शो करता है एनर्जी निकल रही है सिस्टम से बाहर, एक्सोथर्मिक। लेकिन एक बात याद रखो कि वो कहता है कि इसमें H2 और O2 मिलकर H2O भी बना सकते हैं। लेकिन अगर हम वाटर को तोड़ें, इसको एनर्जी दें, तो ये फिर क्या हो सकता है, वापस H2 और O2 गैसेस में चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास एक रिएक्शन है। आगे लिखता है 576 किलो जूल एनर्जी इज रिलीज, चूंकि इतनी एनर्जी निकली है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी अब्सॉर्ब व्हेन रिएक्शन विल मूव इन द बैकवर्ड। तो इतनी ही एनर्जी प्लस करके लिखेंगे, यानी जब उल्टा रिएक्शन लिखेंगे, यानी 2H2O विल गिव यू 2H2 प्लस O2, तो आप ये प्लस 571 करके लिखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वापसी का अमल तो हो सकता है, लेकिन फिर हमें इसे डिस्टेबलाइज करना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये वाली रिएक्शन को हमने यहाँ पे भी देखा, यानी उलट करके लिखा हुआ है। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ वाटर है, यहाँ पर डिसोसिएशन ऑफ वाटर या ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, ऐसे लिख लो। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज को कैलकुलेट करो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ लिक्विड वाटर। अब देखो, ये हमारे पास एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर क्या है, ये एनर्जी निकल रही है, ये हमें पता है, ये आपने याद कर लेना है। और यहाँ पर 2 वाटर है, यानी 2 मोल वाटर के लिए इतनी एनर्जी है। तो अगर आप इसको 2 पे तकसीम कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास 1 मोल के लिए निकल आएगी। तो ये आपके जो समझ लें आसान तरीन सवाल आते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। नंबर नेक्स्ट आता है, आर एनर्जी डायग्राम यूजफुल? हाँ, एनर्जी डायग्राम यूजफुल होती हैं। देखो, ये एनर्जी डायग्राम है, इससे पता चलता है कि किसकी रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, या रिएक्टेंट की एनर्जी या प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, या उसकी कम है। तो ये पता चलता है, और उसके साथ साथ ये पता चलता है कि रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में, जरा एहतियात करो, देखो समझाता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये चेंज हो गए किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, और साथ हीट खारिज हो गई, और ये रिएक्शन क्या कहलाया, एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब उल्टा कर लो, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, इसको पहले हमने हीट दी, ठीक है, इसने हीट अब्सॉर्ब की और क्या बनाया, प्रोडक्ट। अब जो प्रोडक्ट बना वो एनर्जी लेने के बाद बना, यानी रिएक्शन कौन सा है, एंडोथर्मिक। अब आप गौर करना, क्या गौर करोगे, अब देखो, अगर हमारे पास यहां पर रिएक्टेंट थे, वो प्रोडक्ट में तब तब्दील हुए जब उन्होंने हीट निकाली। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, लेस। तो प्रोडक्ट की एनर्जी यहां पर क्या है, कम है। ठीक है, और रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है। ये देखो, यहां पर आपके पास ज्यादा भी है इधर। ठीक है, तो इसका मतलब है जब ज्यादा है तो हमने इसको ऊपर दिखाया है, नीचे है रिएक्ट प्रोडक्ट की तो उसे हमने नीचे दिखाया है। और इन दोनों को दिखाने के बाद हम लिख रहे हैं कि ये तब होगा जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, और इसी तरीके से उलट चलो, उलट क्या करोगे, ये हमारे पास रिएक्टेंट थे, ये प्रोडक्ट में चेंज हो नहीं रहे थे, फिर हमने इसको क्या दी, हीट दे दी। जब हमने हीट दी तो हीट रिएक्टेंट में गई और फिर उन्होंने
प्रोडक्ट बनाए। इसका मतलब है प्रोडक्ट की जो हीट है या कह लें एच एंथैल्पी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट में जब तक मजीद एनर्जी नहीं गई उस वक्त तक उन्होंने प्रोडक्ट नहीं बनाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट को ऊपर होना चाहिए ज्यादा एनर्जी वाला, हाँ प्रोडक्ट ऊपर है, यहाँ आपके पास नजर आता है एनर्जी कम है ज्यादा है। यहाँ लिख लें बेशक 1 या 0 1 0 1 2 3 4 5। तो देखो प्रोडक्ट की 3 एनर्जी है और रिएक्टेंट की 1 एनर्जी है। तो वाकई में इस तरह समझ में आता है कि कौन सी चीज को ऊपर बनाना है कौन से को नीचे बनाना है। तो डायग्राम में देखो ये जो आपके पास मैंने दिखाया ये कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट को सिंपल तौर पर हमारी जो ये एनर्जी डायग्राम है ये शो कर देती हैं। इस तरह हम सिर्फ अगर एनर्जी डायग्राम ही देख लें तो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। वो कौन सी इंफॉर्मेशन है? वो ये वाली इंफॉर्मेशन है, यानी कि हमें बैक जो पीछे हो रहा है यानी बैक एंड पर काम हो रहा है वो हमें समझ में आ जाता है। तो इस तरह एनर्जी डायग्राम वाकई में हेल्पफुल है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन का आंसर है वो सिंपल सा दिया गया है। उस क्वेश्चन में लिखा गया है कि एनर्जी डायग्राम्स आर यूजफुल बिकॉज इट गिव्स अस इमीडिएट आंसर अबाउट द एनर्जी चेंज, कि क्या एनर्जी चेंज आ रही है, रिएक्शन एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है एंड सो ऑन। ठीक है जी, इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट में आता है डिफाइन थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? अच्छा इसके साथ साथ एक चीज और भी है, ड्रॉ एन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर हाइपोथेटिकल खुद सोचा हुआ रिएक्शन डज नॉट इवॉल्व और एब्जॉर्ब हीट। कहता है एक ऐसा रिएक्शन है, आप सोचो उसमें ना तो हीट एब्जॉर्ब हुई है ना इवॉल्व हुई है, तो उसकी डायग्राम कैसी होगी? या वो ना तो एंडो है ना वो एक्सो है, तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। उसमें पता है आपने क्या करना है? जैसे एक काम करना है, आपने डायग्राम बनानी है, बल्कि ये डायग्राम चलो मैं आपको यहां बना के देता हूं। इसको बैक करके अगर आपने ना लिखा हो या आपको समझना हो दोबारा से तो आप फिर पीछे जाकर दोबारा से को देख सकते हैं जो मैंने रेस कर दिया है। कभी सोचो सर ने रेस कर दिया अब तो मुझे मिलेगा ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। अच्छा जी, अब देखें इसमें आप ये सोचो कि ये हमारे पास वो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। ठीक है, अब जरा इसको एहतियात से ऐसे करके बनाना है। एक तरफ जैसे मैंने आपसे कहा था लिखना है पोटेंशियल एनर्जी पीई, एक तरफ आप लिख सकते हो रिएक्शन लिख दो, टाइम लिख दो, ये बस इसका कोई ऐसा मसला नहीं है। अब मैंने आपसे कहा है कि एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जब बनते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, तो ना तो कोई एनर्जी खारिज होती है ना जज्ब होती है। अब वो सर फिर क्या हुआ? इसका मतलब है जितनी एनर्जी रिएक्टेंट की है उतनी ही एंथैल्पी प्रोडक्ट की भी है। तो आपको चाहिए कि ये एक लाइन यहाँ लगाओ और दूसरी लाइन भी आप यहाँ लगाओ। ठीक है, और अपनी मर्जी से यहाँ पे लिख दो कि ये आपके पास क्या है? रिएक्टेंट। यहाँ पर क्या है? रिएक्टेंट। और यहाँ क्या है? प्रोडक्ट। और जो आपने यहाँ पर इस तरह से बनाना है ये आप ऐसे करके बना दो बस, यानी दोनों का लेवल सेम रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ ये ऊपर क्यों जाता है? ऊपर जाना इसलिए जरूरी है, कभी भी रिएक्टेंट खुद ब खुद प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते जब तक एक खास एनर्जी जिसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी मौजूद ना हो। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करती है, लेकिन दोनों का लेवल ये बता रहा है कि दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो बेसिकली एंथैल्पी है वो सेम है। ठीक है ना? और अगर आपने क्या बनाना था एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, तो मैंने आपको बता दिया था। अगर आपको थोड़ा सा ज़रा दोबारा समझना है तो देखो, जिन बच्चों ने वैसे ड्रॉ कर लिया हो गया उम्मीद तो ये है, तो ये मैं आपको एंडो और एक्सो का बता देता हूँ। हम यहाँ बना लेते हैं मिसाल के तौर पर, जैसे हमारे पास डायग्राम मैंने दिखाई आपको, पहले एक्सो है तो यहाँ पर एक्सो लिख लो और यहाँ पर एंडो लिख लो। अब मैं आपको समझा कर आया हूँ पहले कि किसकी हीट ज़्यादा होती है और किसकी कम होती है। अगर रिएक्टेंट ऊपर हैं और प्रोडक्ट नीचे हैं, इसका मतलब है रिएक्शन के दौरान एनर्जी कम हो गई है, यानी एनर्जी निकली है। ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो यहाँ पर आप रिएक्टेंट, यहाँ पे आप प्रोडक्ट लिख लो। और अगर उलट कर लो, अगर रिएक्टेंट नीचे हैं और प्रोडक्ट ऊपर हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसा रिएक्शन हुआ है कि रिएक्टेंट ने हीट अब्सॉर्ब की है, यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और यहाँ फिर प्रोडक्ट बना है। तो ये मैंने आपको लॉजिक दोबारा से बता दी है जब आप डायग्राम बनाएं तो। ठीक है, और जितनी ज़्यादा अगर फॉर एग्जांपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ज़्यादा एनर्जी खारिज हो रही है, तो फिर इसको और भी नीचे करके बनाएंगे। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब हुई है
तो प्रोडक्ट को थोड़ा-सा और ऊपर करके बनाएँगे। इस तरह से ये वाला एक तरह का कॉन्सेप्ट आता चला जाएगा। इतना ज़्यादा डीप क्वेश्चन शायद आपसे ना हो, इसलिए मैंने थोड़ा-सा इसको यहाँ तक ही महदूद रखा है। अब चलो वापस। अब जो हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है वो ये है क्वेश्चन, वो क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है डिफाइन थर्मोडायनामिक्स। अब थर्मोडायनामिक्स को डिफाइन करो, तो सिंपल सी बात ये है कि थर्मोडायनामिक्स डील्स विद, यानी थर्मोडायनामिक स्टडी है हाउ द एनर्जी चेंज, एनर्जी कैसे तब्दील होती है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ केमिकल सिस्टम, यानी किसी भी रिएक्शन में होने वाली जो चेंज है, यानी रिएक्शन में होने वाले, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में तब्दील होने वाले जो अवामिल हैं उस दौरान एनर्जी का कितना डिफरेंस आया है, उस सब को हम जो पढ़ते हैं, यानी आसान करके कहो कि उस रिएक्शन के दौरान एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुई या इवॉल्व हुई, वो हम केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसको थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। ये केमिस्ट्री की ब्रांच भी है, ये फिजिक्स की ब्रांच भी है, इसको साइंस की ब्रांच कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। थर्मोडायनामिक्स आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो और केमिस्ट्री में ही पढ़ते हो। बस फ़र्क ये है कि फिजिक्स में बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए पढ़ते हो और केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स, एटम साइंस के लिए पढ़ते हो। अच्छा, इसके बाद लिखता है हाउ हु यूज द वर्ड एनर्जी फॉर द फर्स्ट टाइम, किसने सबसे पहले एनर्जी का वर्ड इस्तेमाल किया? तो बेटा इसका जवाब बिल्कुल सिंपल सा है, वो लिखता है थॉमस यॉन्ग। ये आपके पास लिखे हुई एक इंफॉर्मेशन 1802 में, तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं था। अच्छा, लिखता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द केमिकल एंड हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड हीट एनर्जी, यूं कह लें केमिकल एंड हीट एनर्जी का मतलब यहाँ पर ऐसे लिया जाएगा। अगर आपको परेशानी हो तो मैं लिख देता हूँ केमिकल एनर्जी एंड हीट एनर्जी। अच्छा, अब यहाँ पर देखो क्या लिखता है, वो लिखता ये है कि केमिकल एनर्जी, दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द मॉलिक्यूल इन विच एटम्स आर बॉन्डेड। देखो अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, तो या हमारे पास दोबारा कर लेते हैं, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये जो दरमियान में बॉन्ड है ये क्या है, इसको आप क्या कहते हो? इट इज द फोर्स विच होल्ड्स द एटम्स टुगेदर, इट इज अ फोर्स। फोर्स मतलब ताकत, फोर्स मतलब ताकत। तो इसका मतलब है जो आपके पास हाइड्रोजन है, आपकी बॉडी के अंदर अगर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वहाँ भी हाइड्रोजन है और उनके बॉन्ड्स हैं, प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, ये सब बॉन्डेड हैं, जुड़े हुए हैं इसके अंदर एटम्स। तो जुड़े हुए किससे हैं? बॉन्ड से। और बॉन्ड क्या है? एनर्जी। तो अब आपको समझ में आया कि क्या समझ में आया कि केमिकल एनर्जी एक्चुअली केमिकल्स के दरमियान या केमिकल्स की फॉर्मेशन में जो एटम्स हिस्सा ले रहे हैं उनके दरमियान बॉन्ड्स हैं। अब है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या होती है? तो हीट एनर्जी में लिखता है दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड। और अब जब हमने अब शुरू में पढ़ा था कि जब बॉन्ड टूटते हैं यानी बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, तो आप देखते हो कि एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। जब बॉन्ड फॉर्म होते हैं यानी बनते हैं तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। तो बात यह है कि ये जो आप बॉन्ड एनर्जी यानी रिलीज और अब्जॉर्ब वाली एनर्जी पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। और आसान लफ्जों में कहें तो आप ये कह सकते हैं कि एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है या एक मोल बॉन्ड बनते हुए जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो मैंने सादा करके लिख दिया है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ही बता दिया है, जैसे आपको अच्छा लगे वो आप याद कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन एक और, वो लिखता है कैन वी यूज एनर्जी evolve ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उससे एनर्जी निकल रही है, क्या हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो लिखता है एनर्जी इवॉल्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज यूज्ड इन एवरीडे फॉर कुकिंग। जैसे देखो लकड़ी जल रही है या गैस चल रही है, इससे केमिकल चेंज आ रहा है, इस दौरान बॉन्ड टूट रहे हैं और एनर्जी निकल रही है, और उस आग के ऊपर जो लकड़ी से निकलने वाली आग है उसमें हीट है, उससे आप खाना पका रहे हो। तो वो कह रहे हैं कुकिंग कर सकते हैं। हीटिंग, अब सोलर सन से आने वाली एनर्जी के कब इस्तेमाल कर सकते हैं? डायरेक्टली। लेकिन अगर आप वही लकड़ी जलाकर हीट इस क्या जो निकालो उससे पानी गर्म कर सकते हो, तो हीटिंग के तौर पर भी किसी चीज को गर्म करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइटनिंग, जो हमारे पास लाइटनिंग है, यानी लाइटनिंग का मतलब होता है अपना जब बादल गरजते हैं तो उस पर जो रोशनी गिरती है या करें बिजली गिरती है, तो उसको हम लाइटनिंग बोलते हैं। उसका इस्तेमाल एक्चुअली वो हमारी मर्जी से नहीं आती है, इसलिए हम ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं बनाते कि उसका इस्तेमाल मुसलसल किया जाए। हाँ, ये हो सकता है कि काफ़ी ऐसे ममालिक जहाँ बहुत सारे इस तरह के मामलात होते रहते हैं, तो वहाँ पर वो उस लाइट का को कैप्चर करते हैं और करने के बाद कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, आपने देखा होगा दुबई की इमारतें देखी होंगी जो बहुत लंबी-लंबी होती हैं, या मुस्लिम ममालिक में तो बड़ी इमारतों के ऊपर ख़ास नाम का एक टावर लगाया जाता है, जो उस बिजली का
को एब्जॉर्ब करता है और उसको अर्थ किया जाता है ज़मीन के अंदर और उसको हम ज़मीन में डाल देते हैं। इस तरह बड़ी इमारतें बहुत शदीद आने वाले लाइटनिंग जो डिस्चार्ज होते हैं या एनर्जी होती है उससे बच जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन की जा सकती है। भई आपको पता होगा कि जो ट्रेन्स होती थी पहले ज़माने में वो किससे चलती थी? कोयले से। तो कोयला जला के ऐसे चल लेते हैं। इस तरह अब जो जदीद ट्रेन्स हैं वो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हैं या मैग्नेटिक ट्रेन्स हैं। तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी का इस्तेमाल करना, मैग्नेटिक एनर्जी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। बहरहाल कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, ठीक है, एंड वेरी यानी हम बहुत सारे जगहों पर केमिकल रिएक्शन का या तो नेचुरली तौर पर या खुद से केमिकल रिएक्शन कर कर उससे एनर्जी निकाल कर हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर। ठीक है, बहरहाल बहुत वास्ट टॉपिक है ये। मैंने सिर्फ अल्फाजों को थोड़ा सा जस्टिफाई किया है ताकि आप ये अल्फाज लिख सको। अच्छा, अब आते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि जिस चीज़ की हम स्टडी कर रहे हैं, जो चीज़ हमारे पास इस पूरी कायनात में जो शय हमारे पास अंडर ऑब्जर्वेशन है उसको हम बोलते हैं सिस्टम। ठीक है, तो और जो चीज़ उसके अलावा है, कोई चीज़ आपको नहीं, जो आप नहीं पढ़ रहे, जिसको अभी आप ख्याल नहीं कर रहे, जिसके बारे में आप नहीं सोच रहे, वो आपका सराउंडिंग है। तो एनी फिजिकल और केमिकल चेंज अंडर द स्टडी, जिसको हम पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, वो कहलाता है सिस्टम। और एवरीथिंग एल्स, इसके अलावा जो कुछ भी होगा जिसको हम नहीं पढ़ रहे हैं, वो कहलाएगा सराउंडिंग। ठीक है, तो फिलहाल अभी इसके बारे में मजीद पढ़ लीजिएगा, मैंने डिफाइन कर दिया, समझा शुरू में दिया था। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एंथैल्पी? एंथैल्पी की इंपॉर्टेंस क्या है? इसी तरह से हम किसी रिएक्शन को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि उसमें से कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब होगी, कितनी इवॉल्व होगी। अगर एनर्जी बहुत सारी इवॉल्व होगी, निकलेगी, तो इसका मतलब है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने हैं, यानी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट आए हैं वो काफ़ी स्टेबल हैं। और इस तरह से बहुत सारी एनर्जी अगर अब्सॉर्ब होगी तो हम कहेंगे कि बनने वाले नए बॉन्ड इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं है। मतलब मैंने आपको एक छोटी सी बात पुरानी बात से निकाल दी है, तो वो भी ठीक है। इसके अलावा एंथैल्पी से हम बहुत कुछ अंदाजा कर सकते हैं। ये आप पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द डेल ई एंड डेल एच? इसका बेसिक डिफरेंस छोटा सा है। द चेंज, इसे कहते हैं ई फॉर एनर्जी, द चेंज इन एनर्जी इज इंटरनल एनर्जी। और डेल एच इज द एंथैल्पी चेंज, यानी डेल एच को हम एंथैल्पी चेंज कहते हैं, डेल ई को हम चेंज इन एनर्जी या एनर्जी चेंज कहते हैं। इट इज इक्वल टू हीट अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये एनर्जी अब्सॉर्ब और इवॉल्व दोनों को, देखो अगर मैं आपको छोटा सा एक समझा दूं, बस बात खत्म कर देते हैं, लंबी बात नहीं करेंगे। देखो उसमें तरीका ये है कि आपके पास एक सिस्टम है ये। इस सिस्टम में क्या हो रहा है? एक रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, इस रिएक्शन में हो सकता है कि एनर्जी निकल पड़े या हो सकता है कि कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब हो। तो रिएक्शन में होने वाली जो एनर्जी का ये डिफरेंस है, अब्सॉर्ब हो या इवॉल्व हो, इसको हम पढ़ते हैं चेंज इन एनर्जी के एतबार से। लेकिन अगर हम इसी चीज को पढ़ें किसके ऊपर? एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर हम प्रेशर को मद्देनजर रखते हुए यही चीज पढ़ें तो डेल एच बन जाता है। तो ये आपके पास, आप तारीफ सिंपल सी कर सकते हो। द अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब और इवॉल्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड चेंज इन एनर्जी। ठीक है, या एनर्जी चेंज ऐसे बोल सकते हैं। एंड द, वही क्वेश्चन दोबारा से, या उसी का समझ लो वही की वही डिटेल, द अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब और इवॉल्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, देन इट इज कॉल्ड एंथैल्पी और एंथैल्पी चेंज। देखो चेंज का मतलब है एंथैल्पी में फर्क, और सिर्फ अगर हम एंथैल्पी कहें तो बस एंथैल्पी। आमतौर पर हम एंथैल्पी अकेली नहीं पढ़ते, ई भी अकेला नहीं पढ़ते, हम चेंज इन एंथैल्पी और चेंज एनर्जी को ज़्यादा फोकस रखते हैं। अच्छा भाई, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। जो नेक्स्ट है वो क्या कहता है? ये थोड़ा सा ज़रा यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जो बच्चे अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा मजीद भी लिख सकते हैं कि देखो ये लिखा हुआ है क्यू वी, यानी कि एनर्जी चेंज जो होता है वो हीट होती है। क्यू मतलब हीट, ये वो हीट होती है जो आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे पढ़ रहे होते हैं। यानी एक शय है वो आपने ली है 1 किलोग्राम और उसके अंदर चेंज आ रहा है हीट का, तो हमने पढ़ लिया 1 किलोग्राम की नहीं, एक वॉल्यूम को। किलोग्राम का मतलब ये नहीं है कि वजन, किलोग्राम का मतलब 1 किलोग्राम कितनी जगह घेर रहा है उसके अंदर। यानी कि अगर नहीं समझ में आई बात तो दोबारा से देख लो। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं चाहता हूँ कि उसको थोड़ा सा सम अप करके रखा जाए। देखो सपोज करो कि आपके पास ये एक क्या है, एक डब्बा है, एक सिलेंडर है, इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब आप सिलेंडर को बंद कर रखा है, तो इसमें जितने भी हिस्से हैं वो आप कहेंगे, जो जो भी इसमें मॉलिक्यूल हैं वो आप कहेंगे उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है, ना तो इसमें कुछ चीज़ दाखिल हो रही, ना इसमें से कुछ चीज़ निकल रही। इस वक्त हीट चेंज जो आएगा उसको हम बोलेंगे डेल ई, यानी हीट आ सकती है और जा सकती है। लेकिन अगर हम अब इस डब्बे को दोबारा से चेंज कर दें, हम कहते हैं कि ये डब्बा हमने अब के बार ऐसे करके बनाया है,
ठीक है? और ऊपर एक पिस्टन लगा दिया है। पिस्टन का मतलब है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो ऊपर-नीचे हरकत कर सकता है। यहाँ पे हमने क्या किया, वही गैस रखी और यहाँ पर अब सपोज़ कीजिए इसे हम चलो गरम करते हैं। गरम करने का मतलब है अब ये रिएक्शन एंडोथर्मिक चलेगा, हीट अंदर जाएगी। जब हीट अंदर जाएगी तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे? फैलना शुरू कर देंगे। पहले वो कम जगह में आ रहे थे, अब वो ज़्यादा जगह में आएँगे। यानी कि ये जो आपके पास पिस्टन है, ये मूव करके ऊपर चला जाएगा और मॉलिक्यूल फैल जाएँगे। यानी पहले का जो वॉल्यूम था, वो क्या था बेटा? V1 और अब का जो वॉल्यूम है दैट इज कॉल्ड V2 और V2 ज़्यादा है, यानी वॉल्यूम बदल गया, लेकिन जो पिस्टन पे लगने वाला प्रेशर है, हम कहते हैं पिस्टन पर एक प्रेशर लग रहा है। इस समझ लो इसके ऊपर हमने एक वज़न रखा हुआ था, इधर भी वही वज़न रखा हुआ था, यानी ये वज़न एक प्रेशर लगा रहा है। तो पहले भी उतना वज़न था, रिएक्शन करने से पहले और रिएक्शन करने के बाद भी उतना वज़न है। तो इसका मतलब है कि हमने वॉल्यूम तो चेंज होने दिया, लेकिन प्रेशर जो है वो क्या रहा? कांस्टेंट रहा। कांस्टेंट प्रेशर पर ये काम किया गया। तो अब हम इसमें जाने वाली या आने वाली एनर्जी को जो पढ़ेंगे वो डेल एच के हिसाब से, अपना डेल एच के हिसाब से पढ़ेंगे बेटा। तो ये आपने दिमाग में रखना है कि ये कांस्टेंट प्रेशर पर चला है, ये यानी डेल एच, और जो डेल ई था वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो इसी चीज़ को मैथमेटिकली लिखा गया है यहाँ पर। उस चीज़ को आप थोड़ा-सा देखो। ये आपके पास क्या है? क्यू वी, हीट एट कांस्टेंट, यानी हीट चेंज इसमें आएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम और ये आएगा एट कांस्टेंट पी मतलब प्रेशर। अच्छा जी, बाकी थोड़ा-सा इसमें मज़ीद भी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप याद कर सको तो कर लो, अदरवाइज़ बस 2 से 3 पॉइंट भी लिखोगे तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। डिफाइन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब आपने ये बताना है, देखो बेटा स्टैंडर्ड का लफ्ज़ जब आ जाए ना तो उसका मतलब होता है कि आपके पास ये है जी टेम्परेचर और ये आपके पास 1 एटमॉस्फेयर इज़ द प्रेशर। यानी जब आप एक रिएक्शन कर रहे हो स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर और उस दौरान पढ़ रहे हो कि हीट चेंज कितना आया, तो हम उसे कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी। ठीक है? ये है स्टैंडर्ड टेम्परेचर जिसको हम 298 केल्विन भी बोलते हैं। ठीक है? और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है? अब लिखता है इज अब पढ़ लीजिएगा, द अमाउंट ऑफ हीट evolve और absorb when 1 मोल ऑफ अ रिएक्टेंट और आर कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट चेंज हुए हैं प्रोडक्ट में, 1 मोल रिएक्टेंट 1 मोल प्रोडक्ट बना रहा है और उस वक्त टेम्परेचर कितना है 25 और प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर। तो इस दौरान जो चेंज आएगा हीट का वो कहलाएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज या स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड चेंज कह लें, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज कह लें। अच्छा जी, रिप्रेजेंटेड बाय, ये बस डेल एच तो पहले ही पढ़ रहे थे हम, नॉट लगा देंगे, नॉट जब भी लगेगा वो स्टैंडर्ड को शो करेगा। ठीक है? इट्स साइन इज पॉजिटिव, वही बात पुरानी वाली, पॉजिटिव होगा एंडोथर्मिक के लिए और नेगेटिव होगा एक्सोथर्मिक के लिए। इसकी एग्जांपल दे रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो फॉर्मेशन है फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन वो कितना है, वो क्या है, एक एक्सोथर्मिक है क्योंकि यहाँ माइनस साइन लगा है। और ये जो आपके पास एनर्जी आई है, ये माइनस मतलब निकल रही है, ये एनर्जी निकल रही है इस वाली कंडीशन पर, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। इसके अलावा एक कोरेक्शन दिया गया है, इस रिएक्शन में आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है और आयोडीन है और ये दोनों मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। इस दौरान एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है, रिएक्शन एंडोथर्मिक है। कोशिश करें जितने एग्जाम्पल आते रहें वो साथ साथ याद करते जाएं, जितना एग्जाम्पल याद करेंगे वही कोड करना आपके लिए आसान हो जाएगी। अच्छा जी, अब है डिफाइन एंथैल्पी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब आपने एक एंथैल्पी बतानी है केमिकल रिएक्शन की, तो वो वही बात है, द अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब और इवॉल्व। ठीक है? जब क्या होगा, केमिकल रिएक्शन हो जाएगा तो इस दौरान वो एनर्जी एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कहलाएगी। इसका साइन वही नेगेटिव पॉजिटिव का पुराना काम, कुछ नया नहीं है। अब आपको इंशाल्लाह देखें, हमने काफ़ी सारा पढ़ लिया है, वो ऑटोमेटिक दोबारा रिवाइज हो रहा है। हाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सॉरी एंड ऑक्सीजन कैन रिएक्ट विद द ईच अदर। यानी इसका मतलब ये है, देखो एक बात सुनो, ये जो हम कहते हैं ना कि हवा में मौजूद है जी, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो वो कहते हैं कि जो नाइट्रोजन है हवा की और ऑक्सीजन है, क्या ये आपस में रिएक्शन करते हैं? नहीं, ये आम हालात में आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं। लेकिन अगर हवा को सूरज अपना बादलों से आने वाली जो लाइटनिंग मिलती है, एनर्जी मिलती है इंतहाई, वो अगर मिल गई तो फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर कर नाइट्रोजन की ऑक्साइड बना सकते हैं। यही बात यहाँ पर लिखी है, मतलब ये रिएक्शन उस वक्त तक नहीं होगा जब तक बहुत सारी एनर्जी नहीं मिलेगी। तो आमतौर पर एनर्जी नहीं मिलती है तो रिएक्शन नहीं होते हैं, तो लेकिन जब लाइटनिंग होती है तो फिर एनर्जी मिल सकती है। अच्छा जी, अब आगे लिखता है गिव एनर्जी डायग्राम ऑफ एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, दोबारा से आ रही है, इसको कई दफ़ा बनाओ तो ये आपके पास
रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। डिफाइन, अगर लिखता है डिफाइन एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बताओ, तो बेटा ये सारे के सारे, अब देखो एग्जांपल भी आपने दे देनी है, ये एक्सोथर्मिक है, ये एंडोथर्मिक है, यहाँ पॉजिटिव साइन है और यहाँ पर नेगेटिव साइन है। ये कार्बन डाइऑक्साइड पहले भी आ चुकी है, अगर पहले याद कर लिए एग्जाम्पल तो यहाँ देने के लिए आसानी हो जाएगी, अगर नहीं याद थी तो बेटा कर लो। ये कार्बन डाइऑक्साइड कब बनना है, ये वाटर कब बनना है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड कब बनना है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड कब बनना है। अब यदि गिव कुलेयन थ्योरी, ये मैंने बता दिया आपको, ऐसी थ्योरी तो ये बताती है कि रिएक्शन हो जाएगा या नहीं, यानी मॉलिक्यूल जब आपस में टकराएंगे तो क्या होगा। तो व्हेन द टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर मिक्स्ड, अगर दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल करीब आते हैं और आपस में आकर मिलते हैं तो ऑल दीज मॉलिक्यूल स्टार्ट कोलाइडिंग विद ईच अदर, ये मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से टकराते रहते हैं और अगर वो टकराव ठीक हो जाए तो फिर क्या होगा, द कुलेयन विच रिजल्ट्स बाय कोलाइडिंग मॉलिक्यूल हैव एवरेज और लेस देन एवरेज काइनेटिक एनर्जीज में नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस एनी रिजल्ट। ये आपको बात में समझा देता हूँ क्या बात कहने वाली है। देखो हो ऐसे रहा है कि आप सोचो कि आपके पास ये एक सिस्टम है, ठीक है, इस सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ किस्म के क्या है मॉलिक्यूल्स हैं। कुछ मॉलिक्यूल तेज दौड़ते हैं, कुछ मॉलिक्यूल जो हैं वो थोड़ा सा इसके निस्बत हल्का दौड़ते हैं और कुछ मॉलिक्यूल जो हैं वो बहुत ही हल्का दौड़ते हैं। दौड़ने का मतलब क्या है, दौड़ वो सकता है जिसकी एनर्जी ज़्यादा हो, तो किसी की काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज़्यादा है और किसी की काइनेटिक एनर्जी कम है। तो हम ऐसा करते हैं, जब एक सिस्टम के अंदर बहुत सारी एनर्जीज होते हैं या एक क्लास में बहुत सारे लोगों के नंबर होते हैं, तो हम क्या निकालते हैं, एवरेज। तो हम एवरेज निकाल लेते हैं। अब हमारे पास दो किस्म की एनर्जीज हो गई, ठीक है ना। अगर मैं कहता हूँ एवरेज के बाद कि कुछ ऐसे हैं, एवरेज कौन सी होगी, एवरेज दरमियान वालों की होगी। तो हम कहते हैं कुछ मॉलिक्यूल यूं ऐसे हैं जो एवरेज से ज़्यादा हैं एनर्जी रखने वाले, और कुछ वो हैं जो एवरेज से कम रखने वाले हैं। तो हमारी किताब जो अभी समझा रही थी वो ये बता रही है कि अगर किसी मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो एवरेज से कम हो लेस हो, तो फिर क्या होगा, वो जब आपस में टकराएंगे तो उनके पास टकराने के बाद इतनी एनर्जी होगी नहीं कि पुराने बॉन्ड टूट जाएं और नए बॉन्ड बनने का तस्वर पैदा हो। तो इसका मतलब है कि ये जो मॉलिक्यूल हैं जो एवरेज एनर्जी से कम एनर्जी रखते हैं, वो मॉलिक्यूल क्या होंगे, रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। और वो वाले मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी एवरेज एनर्जी से ज़्यादा होगी, यानी इन मॉलिक्यूल की निस्बत ये मॉलिक्यूल का जिक्र हो रहा है तो इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, मोर होगी, वो मॉलिक्यूल जब टकराएंगे तो वो प्रोडक्ट में तब्दील होने के हो जाएंगे, ठीक है, और एवरेज वालों से ज़्यादा उनमें सलाहियत होगी कि वो प्रोडक्ट बना सकें। तो ये वाली बात यहाँ पे समझनी है कि वो मॉलिक्यूल जिनकी एवरेज एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी है, वो उनके पास मैक्सिमम चांस है कि वो नए प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये बात यहाँ पे भी लिखी है कि व्हेन द टू रिएक्टेंट्स, जो मैंने पढ़ लिया, दो रिएक्टेंट है आपके पास, वो टकराने आ रहे हैं उनके मॉलिक्यूल, तो वो कहता है ये है, दोबारा पढ़ता हूँ, कुलेयन वो वाली टकराव विच रिजल्ट जो तब हो बाय कोलाइडिंग मॉलिक्यूल हैविंग एवरेज और लेस देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जिनकी एनर्जी एवरेज या एवरेज से कम है, मे नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस एनी रिजल्ट, हो सकता है वो प्रोडक्ट ना बनाए। बट व्हेन द टू एक्साइटेड मॉलिक्यूल, लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी क्या होगी, एवरेज से ज्यादा होगी, बोथ रिएक्टेंट कोलाइड विद ईच अदर मे बी एबल टू प्रोड्यूस द ट्रांजिशन स्टेट, वो दरमियानी हालत जिस मैंने शुरू से सिखाया था आपको, वो ट्रांजिशन स्टेट से गुजरेंगे और उसके बाद क्या होगा, मॉलिक्यूल बने, ठीक है, एज शोन इन द फॉलोइंग। ये मैंने फॉलोइंग का मतलब है कि यहाँ पे आपने वो एनर्जी डायग्राम बना देनी है जिसके अंदर क्या होगा, यहाँ रिएक्टेंट दिखा दो, ये प्रोडक्ट दिखा दो और यहाँ पर आप ऐसे एनर्जी की प्रोफाइल बना दो, ठीक है जी, कोई बना दो, बेशक एंडोथर्मिक बना दो, एक्सो बना दो, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा जी, why the energy of the transition state is higher than that of the reactants or products? Why the energy of the transition state is higher? थोड़ा सा मैं समझाता हूँ आपको। देखो सपोज करो कि यही डायग्राम ले लेते हैं जो हमने पहले बनाई हुई है। इस डायग्राम में हम यूं समझते हैं कि देखो ये हमने सीखा था कि चाहे रिएक्टेंट प्रोडक्ट की एनर्जी चूंकि बराबर थी लेकिन फिर भी हमें कुछ एनर्जी बढ़ानी पड़ी। इस तरह यहाँ भी कुछ एनर्जी पहले बढ़ी और फिर कम हुई, यहाँ पे बढ़ी। तो ये जो बढ़ती है, ये जो आपके पास ये हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये बहुत ही अहम है। इस जगह के ऊपर कौन सी हालत होती है, ट्रांजिशन स्टेट होती है, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तभी चेंज होंगे जब क्या होगा, वो ट्रांजिशन स्टेट से गुजरेंगे। तो अब आपको इस डायग्राम से नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है कि ये जो एनर्जी है, देखो ये वाली एनर्जी है, ये एनर्जी 0 फॉर एग्जांपल 10 20 30 40, ठीक है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी हुई 10, रिएक्टेंट की कितनी हुई 20 30, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट पर अगर आओ तो कितनी हुई
40। इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये एनर्जी तो काफी ज्यादा है, यानी ट्रांजिशन स्टेट पर हमेशा एनर्जी ज्यादा होती है। तो ये एनर्जी जब तक नहीं आती तब तक प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते। अब हमने अपने अल्फाज में से कैसे लिखा, हमें लिखा the energy of a transition state is higher than that of the reactant or product because the bonds between the reactants or products molecule are being cleaved, का मतलब टूट रहे होते हैं, और stressed या उनके ऊपर जोर आ रहा होता है, यानी कि पुराने बॉन्ड को तोड़ रहे होते हैं। पुराने बॉन्ड शुरू में सिखाया था मैंने आपको, तो पुराने बॉन्ड टूट रहे होते हैं तो ज्यादा एनर्जी दरकार होती है, और इसलिए ट्रांजिशन स्टेट पर ज्यादा एनर्जी रखने वाला मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहते हैं हाउ कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब कैटलिस्ट के डालने से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ जाता है। अब आपने यहाँ पर एक छोटी सी डायग्राम फिर देखनी है, मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ अब नई चीजें आ रही हैं कुछ ना कुछ, और तकरीबन चैप्टर का एंड होने वाला है। तो इसके अंदर अगर आपको ये नजर नहीं आया था, मैं थोड़ा सा सवाल दोबारा से बता देता हूँ आपको, और वो ये है कि हाउ कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, इसके बारे में बात आ रही है। तो वो कहता है, इसको रेस कर देते हैं, समझा देते हैं आपको। अभी हमने पढ़ा है ट्रांजिशन स्टेट और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के बारे में कुछ देर पहले, उसी चीज को जहन में रखते हुए आगे चलेंगे तो चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। देखो किस तरीके से, यानी चैप्टर का ये वाला पार्ट, आप सोचो कि ये आपके पास एक वही एनर्जी डायग्राम, इसे एनर्जी डायग्राम कहते हैं, एनर्जी प्रोफाइल कहते हैं, किसी तरह भी समझ लो आप, और समझ लो कि ये हमारे पास यहाँ पर रिएक्टेंट्स हैं और यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और इधर हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। अब ये जो आपके पास आ रहा है ना, दरमियान वाला हिस्सा, ये बताता है कि देखो अभी समझा कर आया हूं कि ये आपके पास जो हिस्सा है, इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भूल गया है तो मैं आपको याद करवा दूं, हमने यहाँ पे लिखा था, सपोज कीजिए ए और बी, ये क्या थे, रिएक्टेंट। यह हमने लिखा था ए और ए के दरमियान बॉन्ड टूट रहे हैं, और बी के दरमियान ही बॉन्ड टूट रहे हैं, ए और बी के दरमियान नए बन रहे हैं, तो ये ट्रांजिशन स्टेट। और जब अगर ये ऐसा बन गए, नए बॉन्ड बन गए, तो ए जुड़ जाएगा बी से, और ए और बी मुकम्मल तौर पर अलग हो जाएंगे। अच्छा, ये तो आपको समझ में आया। अब देखो, हम जब किसी भी रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं, एक कैटलिस्ट ऐड करते हैं, तो कैटलिस्ट उस रिएक्शन को क्या करता है, स्पीड अप करता है। अब वो देखो, मैं आपको समझाता हूँ। समझो कि आपके पास ये एक चोटी है, ये आपके पास एक पहाड़ी है, ठीक है ना, इस पहाड़ी पर पत्थर लेके जाना है। तो एक बंदा है आपके पास, वो बंदा यहां से कोशिश कर रहा है कि एक पत्थर को उठाकर ऊपर की तरफ ले जाए, और वो बड़ा जोर लगा रहा है। ठीक है, जोर लगाते लगाते बिल आखिर वो किसी तरह से यहाँ पर पहुंच गया। ठीक है, और पत्थर को इसने यहाँ पर पहुंचा दिया। ठीक है, और फिर उसको गिरा देगा, तो ये खुद ब खुद पत्थर नीचे आ जाएगा। अब सवाल ये है कि अगर हम किसी तरीके से ये करें कि ये जो चोटी की मिकदार, ये चोटी की हाइट है, ये छोटी कर दें। ठीक है, छोटी कर देंगे तो क्या होगा, ये प्रोसेस जो पहले से ऊपर जाना फिर गिराना, जल्दी हो जाएगा या देर से लेगा। तो आप कहेंगे सर ये तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अब छोटी छोटी हो गई है, पीक छोटी हो गई है, चढ़ना आसान हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे पहुंचना में वक्त ज़्यादा नहीं लगेगा। यही चीज़ समझ लो, यानी ये जो आपके पास एनर्जी थी ना, यहाँ वाली, जिसको हम कहते थे एक्टिवेशन एनर्जी, ये एनर्जी कैटलिस्ट इस्तेमाल करने के बाद थोड़ी हो जाती है, यानी जो पहले यहां तक थी, ऊपर तक, अब वो सिर्फ नीचे की तरफ रह गई है। तो यही बात आपने कहनी है कि एक्चुअली किसी कैटलिस्ट का इस्तेमाल क्या करता है, लोअर्स द, कम कर देता है, लोअर्स द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, यानी वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर देगा, जिसके नतीजे में रिएक्शन जल्दी हो जाएगा और रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड पर पहुंचना आसान हो जाएगा। तो यही बात आपने यहां पर बतानी है। थोड़ा सा जरा इसको लिख दिया गया था, क्या लिखा हुआ है देखो, यहां पे लिखा हुआ कुछ यूं है कि द एडिशन ऑफ अ कैटलिस्ट इन द रिएक्शन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज इट चेंजेस द पाथ, ये रास्ता बदल देता है। देखो ना, अगर हम यहां से देखें, पहले रास्ता क्या था, बड़ा था, ऊंचा था, दूर ऊपर तक जाना पड़ रहा था,
और अब थोड़ा कम जाना पड़ रहा है, तो इसने वो पाथ या रास्ता तब्दील कर दिया, तरीका तब्दील कर दिया रिएक्शन के होने का। तो लिखता है एडॉप्टेड बाय द रिएक्टेंट्स, जो रिएक्टेंट लेते हैं या अडॉप्ट करते हैं, वेयर द एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू ऑफ द रिएक्टेंट इज सब्सटेंशियली डिक्रीज्ड, और इस तरीके से सब्सटेंशियली कहते हैं जिसमें वाजे फर्क हो, तो वाजे फर्क के साथ कम कर दी जाती है, और एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम हो जाए तो वो चोटी या कह लो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में चेंज होना जल्दी हो जाता है। तो ये आपके पास सारा यहाँ पे लिखा था। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन कैटलिस्ट विद एन एग्जांपल। कैटलिस्ट क्या होता है? तो वो कहता है सब्सटेंस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक ऐसी शय जो किसी भी रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा दे लेकिन खुद उसमें हिस्सा ना ले, तो उसको हम कहते हैं कैटलिस्ट। जैसे एक छुरी होती है, जो छुरी होती है वो हजारों फल काटती है लेकिन खुद उस पर कोई असर नहीं होता है, तो यही बात कहनी है कि कैटलिस्ट उसी तरह ही है कि काम तो कर रहा है या करवा रहा है लेकिन खुद उसमें हिस्सा नहीं लेता। एक एग्जांपल है जी निकल, ये कैटलिस्ट है जो कि हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल टू गिव वनस्पति घी बनाने के काम आता है। प्लैटिनम एक्ट एज अ कैटलिस्ट, ये एग्जांपल है, इसको ऐसे याद कर लो। ये आपको सल्फ्यूरिक एसिड के बनाने में हेल्प करता है। और क्लोरीन एक कैटलिस्ट के तौर पे काम आता है जब आपने ओजोन की क्या करना होता है, ब्रेक डाउन करते हैं या ओजोन को तब्दील करना होता है, तो क्लोरीन वहां पर काम आती है। ठीक है, क्लोरीन रेडिकल काम आता है एक्चुअली, लेकिन आप फिलहाल क्लोरीन के हिसाब से लिख सकते हो। ड्रॉ द एनर्जी डायग्राम फॉर द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अगर कैटलिस्ट एब्सेंस होगा यानी एब्सेंट होगा, नहीं होगा, तो ये चोटी बड़ी होगी। अब यही बात समझाई है मैंने आपको। देखो ये आपके पास जो हिस्सा है ये बड़ा है, ठीक है ना, और अगर कैटलिस्ट होगा तो ये एनर्जी कम हो जाएगी और कम हो जाएगी और कम, जितना आप हर कैटलिस्ट एक खास तरीके से काम करता है, तो ये अमल तेज हो जाएगा। तो ये बेटा आपकी बुक में दी थी डायग्राम, वही की वही आप बना लेना, कोई मसला नहीं है। बाकी आता है जी एक और क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन द एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी अब आपने रेस्पिरेशन का बताना है और ये बहुत ही आसान है। ठीक है जी, इसको समझते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन को थोड़ा सा देखते हैं। तो इसमें लिखता है ये बेटा कि अगर हम ये कहें, लफ्ज़ जो होता है एरोबिक का मतलब ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हुए, एनारोबिक ऑक्सीजन का इस्तेमाल ना करते हुए क्या होगा, ब्रेक डाउन करनी है। कहते हैं अकर्स, रेस्पिरेशन ब्रेक डाउन होती है। जैसे सपोज करो कि हम ये कहते हैं कि आपने एनर्जी बनानी है और एनर्जी बनाने के लिए क्या करेंगे, रेस्पिरेशन, खुराक खाएंगे और एनर्जी बनाएंगे, खुराक तोड़ेंगे ना, तो खुराक के तोड़ने का अमल ऑक्सीजन के साथ हो सकता है और ऑक्सीजन के बगैर भी हो सकता है। तो यहाँ पे लिखता है अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जबकि एनारोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कॉमन इन हायर एनिमल। देखो जो ऑर्गेनिज्म को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, जैसे कि आप खुद हैं, शेर है, चीता है, बड़े जानदार हैं, तो उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होना जरूरी है, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा एटीपी पैदा करती है, तो इसीलिए ज्यादा एनर्जी दरकार होती है। तो ज्यादा एनर्जी के लिए हमें फिर ज्यादा मतलब ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर कर ही बड़े प्रोसेसेस करने पड़ते हैं। जबकि ऐसे जानदार जैसे बैक्टीरिया, यीस्ट, जो एक सेल पर मुश्तमिल हैं, उनको थोड़ी एनर्जी चाहिए होती है, तो वो बगैर ऑक्सीजन के भी अपनी रेस्पिरेशन कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें ग्लूकोज मुकम्मल टूट जाता है क्योंकि मैक्सिमम एटीपी हासिल होती है, तकरीबन 36 टू 38 एटीपी। ठीक है, एटीपी वो मॉलिक्यूल है जो हमें हमें चलने फिरने, भागने, दौड़ने, उछलने कूदने, पलक झपकने, उंगली खड़ी करने, सारे अवामिल के लिए दरकार होती है। फिर यहाँ पे पार्शियल ब्रेकडाउन, कंप्लीट ग्लूकोज नहीं टूटता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे लिखा है एंड प्रोडक्ट, जो एंड प्रोडक्ट होगा रेस्पिरेशन का, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनने पर खत्म होगा एरोबिक रेस्पिरेशन में। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में एथेनॉल बन सकता है, इसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। और अगर एथेनॉल यानी अल्कोहल बन रहा है तो उसको कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड ही बनती है। और यीस्ट के अंदर और लैक्टिक एसिड, कभी कभी जब आप भागते हैं, यानी आपके पीछे कुत्ता लग जाता है और आपको भागना पड़ जाता है, तो आपका इंतहा, या अम्मी किसी दिन बीमार हो जाती हैं और आपको झाड़ू देना पड़ता है, घर का काम करना पड़ता है, तो आप उस रात को इंतहा थक जाते हैं और सुबह भी आप उठ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी आदी नहीं होती ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करने की, जैसे एथलीट की होती है, वो मुसलसल 6-6 घंटे भाग सकता है, 4-4 घंटे भाग सकता है, क्योंकि उसने अपनी बॉडी को ऐसे डेवलप किया है। लेकिन आपको अचानक से ज़्यादा काम करना पड़ गया है, तो वो ऑक्सीजन नहीं जाएगी इतनी जितनी आपकी बॉडी में जानी चाहिए। तो हमारी बॉडी को एनर्जी तो चाहिए, उस दौरान कुत्ता पीछे लगा हुआ है, भागना तो पड़ेगा। तो फिर क्या होगा? फिर होगा ये कि आपकी बॉडी बगैर ऑक्सीजन के ही ग्लूकोज तोड़ना शुरू कर देगी। इससे बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा
और लैक्टिक एसिड, इसे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलते हैं। और लैक्टिक एसिड अगर आपकी बॉडी में जमा हुआ तो आपको फटीग यानी कि थकावट हो जाएगी, और जब आप सोएंगे तो फिर लैक्टिक एसिड वापस ग्लूकोज में चेंज होगा, तब जाकर आपको सुकून मिलेगा। अच्छा जी, इसके बाद इसलिए आपको चाहिए ज़्यादा नींद कर लें जब आप थक जाएं तो। ये मैं बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो ये ग्लूकोज C6H12O6 को O2 हवा की मौजूदगी में या सांस लेकर हमने तोड़ा, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनी, और साथ एनर्जी या एटीपी। जबकि यहाँ पर यीस्ट के एग्जाम्पल में जब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रही है, C2H5OH बन रहा है, तो भी एनर्जी रिलीज होती है। और यहाँ मसल वगैरह के अंदर भी क्या होता है, ये आपके पास लैक्टिक एसिड बनता है। तो दो एग्जाम्पल होती हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की, अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अच्छा जी, कोशिश करें एग्जाम्पल याद कर लें, साथ साथ याद हो जाएगा। नेक्स्ट है डिफाइन ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब टूटना, यानी ग्लूकोज को का तोड़ना, ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी बनाना, ये कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। तो लिखता है ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज स्प्लिट इनटू द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। दिस प्रोसेस, ये पायरुवेट का बनना, पहले पायरुवेट बनता है फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। देखो यहाँ पर कुछ ये होता है कि ये सोचो कि सबसे पहले तो ग्लूकोज होता है हमारे पास, जो ग्लूकोज होता है ना वो चेंज होता है पायरुवेट, पायरुवेट भी बोलते हैं और पायरुविक एसिड भी बोलते हैं। तो अब डिसाइड होगा अगर ऑक्सीजन आ गई तो फिर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और अगर ऑक्सीजन नहीं आई तो फिर बनेगा लैक्टिक एसिड, या फिर लैक्टिक एसिड के अलावा अल्कोहल। तो ये आपके पास सबसे पहले ग्लूकोज का पायरुवेट में चेंज होना जरूरी है, तो इसलिए उसने कहा है कि एक स्टेप में पायरुवेट बनेगा। और जब पायरुवेट बन जाएगा तो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ रिएक्शन, इस दौरान बहुत से रिएक्शन होते हैं और फिर आखिरकार एटीपी बनती है वगैरह वगैरह। अगर आप इसको थोड़ा करना चाहो छोटा कर लो, यानी थोड़ा सा याद कर लो, तकरीबन यहाँ तक याद कर लो, ठीक है ना, यानी कि अधूरा आधा सवाल तो अभी ठीक है। और अगर चाहो तो उसको मुकम्मल भी तैयार कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंट स्टेप्स, स्टेप्स में ग्लूकोज टूटता है। पहले समझो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर, फिर ठीक है, फिर उसके बाद वो टूटता है, समझ लीजिए क्या कहते हैं, आसान करके बताते हैं आपको, ग्लाइसरेट्स के अंदर, फिर उसके बाद मिलाकर पायरुवेट्स के अंदर या पायरुविक एसिड के अंदर। ठीक है, कुछ प्रोसेस मैंने मिस कर दिए लेकिन फिर आपके लिए मसला हो जाता। तो फिलहाल मैंने आपको स्टेप्स के बारे में बताया है, लेकिन बस ये आपने स्टेप्स के नाम पे ही याद करना है, स्टेप ज़्यादा याद नहीं रखने। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे फिर आपको सारे स्टेप्स याद करवाएंगे। अच्छा जी, हाउ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फूड। फूड से एनर्जी कैसे पैदा होती है। द फूड वी ईट अंडरगोज डाइजेशन, फूड टूटता है, उसके अंदर बॉन्ड होते हैं, वो बॉन्ड भी टूट जाते हैं, बॉन्ड से एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर वो लिखता है फूड मॉलिक्यूल दैट आर एब्जॉर्ब बाय द सेल ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन अंडरगो ऑक्सीडेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी। यानी जो आपने खुराक खाई, जो आपने फूड लिया, उसको आपने ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना, और साथ बनी एनर्जी या एटीपी। ठीक है जी, तो ये जो आपका फूड होता है ना उसे ग्लूकोज मान लो, मतलब रेस्पिरेशन की बात कर रहा है। अच्छा, अब आ जाओ जी कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, बहुत सारा मटेरियल हमने आपसे कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चन हुआ करें तो आप लाजमी तौर पर कमेंट बॉक्स में राइट कर लिया करें, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपको कितना कुछ मजीद पूछना है। अब है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। फिजिकल चेंजेस व्हिच यूजुअली अकर्स अराउंड अस गिवन इन द टेबल, राइट डाउन द वेदर दे आर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। बताओ भाई हमारे इर्द गिर्द होने वाले जो कुछ चीजें हैं वो एंडो हैं तो एक्सो हैं। तो यहाँ पे लिख दिया गया है, जहाँ पे ये स्टेरिक लगा हुआ है ये स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ठीक है, मुख्तलिफ जगहों में मैंने स्टेरिक लगाया है, लेकिन जो बच्चे बाद में पढ़ेंगे या अभी जो नए अभी आ रहे हैं 9th क्लास के अंदर, तो उनको सारा ही पढ़ना पड़ेगा, जब तक कि आपका अगर स्मार्ट सिलेबस का पता नहीं चला था। अब भी तो फिलहाल ये कहा जा रहा है कि कोई आपका स्मार्ट सिलेबस नहीं होगा, तो इसलिए आपको सारे क्वेश्चंस कर लेने चाहिए। देखो भाई, कन्वर्जन ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट इनटू द एनहाइड्रस सॉल्ट, वो सॉल्ट से पानी था और वो सॉल्ट से पानी नहीं है। तो देखो सॉल्ट में पानी था, उसको हीट मिली, खुश्क हो गया, पानी उड़ गया, तो क्या से हुआ, हीट एब्जॉर्ब हुई ना, तो उसका नाम रख दो एंडोथर्मिक। बर्निंग पेपर, भाई लकड़ी लकड़ी को पेपर को जलाया आपने तो उसमें हीट गई, क्या हुआ, तो बर्निंग। अच्छा, इसमें क्या तरीकाकार है, जब बर्निंग स्टार्ट हुई तो उस वक्त तक आपको थोड़ा सा आग लगानी पड़ती है, जैसे कि चूल्हे में या मोमबत्ती में या फिर पेपर में या लकड़ी में। लेकिन फिर उसके बाद बहुत सारी आग बाहर निकलती है, इसका मतलब है कम जाती ज़्यादा निकलती है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन क्या हुआ, निकलने वाला, यानी एक्सोथर्मिक। वेपोराइजिंग लिक्विड नाइट्रोजन, मॉलिक्यूल पड़े थे वो चेंज हो गए, कहाँ से, गैस, अपना लिक्विड से गैस में। तो कोई लिक्विड कब चेंज होता है वेपर में, जब उसे एनर्जी मिलती है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन। इवेपोरेशन बाय ड्राई, इवेपोरेशन ऑफ ड्राई आइस,
एंडोथर्मिक ड्राई आइस जो है वो आपके पास में लेके आइस ही है, लेकिन मतलब ये किसी एसिड की हो सकती है, जैसे एसिटिक एसिड की, तो उस हालत को हम ड्राई आइस बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जमा दें तो ड्राई आइस बन जाती है, ठीक है। तो फिलहाल ये ड्राई आइस जो है वो दोबारा लिक्विड बन जाए, यानी बर्फ पानी बन जाए, तो कब होता है? जब वो हीट लेता है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है। और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का मेटल में हरकत करना ना एनर्जी देता है, ना हीट देता है, ना हीट लेता है, तो इसलिए हम इसको एंडो और एक्सो दोनों में नहीं रखते हैं, ठीक है। डिसॉल्विंग अमोनियम क्लोराइड इन द वाटर एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये आपके बुक में दिया हुआ है। इसके अलावा जो फॉर्मेशन ऑफ रेन फ्रॉम द क्लाउड है, ठीक है, रेन बनता है, फॉर्मेशन ऑफ रेन फ्रॉम द क्लाउड, यानी क्लाउड में क्या होगा? गैस होती है, क्लाउड्स गैस होते हैं, जब मॉलिक्यूल करीब आते हैं तो वो लिक्विड बन जाते हैं, यानी कि ड्रॉप्स बन जाते हैं। तो जब करीब आते हैं तो उनके दरमियान बॉन्डिंग्स बनती हैं, जब बॉन्डिंग बनती है तो नई बॉन्डिंग बनते हुए स्टेबिलिटी आते हुए एनर्जी बाहर खारिज होती है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। डिसॉल्विंग सोडियम कार्बोनेट इन द वाटर, चूने को पानी में डालो तो हीट आप देखोगे, यानी सोडियम कार्बोनेट इन द वाटर। तो ये आपके पास क्या होगा? थोड़ा सा लिख, ये जो आपके पास है ना, दो चीज़ें हैं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, चूना नहीं है बेटा ये, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट है। हाँ, अगर चूना होता तो फिर ये होता एक्सोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये आपके पास एक और CRQ है। ये ऐसा है कि आपके पास क्वेश्चन 2 है एक्सरसाइज का, ठीक है, और उसके अंदर थर्ड क्वेश्चन 3 का 2 पार्ट है, ठीक है। ये आप जब बुक खोलोगे तो समझ में आ जाएगी आपको। एक्सप्लेन व्हाई द रिएक्शन बिटवीन द एटमॉस्फेरिक गैसेस ऑक्सीजन नाइट्रोजन डज नॉट टेक प्लेस अंडर द नॉर्मल कंडीशन। ये वो बात हो गई है कि इसके अंदर होगा ये कि ये N2 और O2 हमारी हवा में रहते हैं पर रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन उस वक्त रिएक्ट कर जाते हैं जब क्या हो? हवा में लाइटनिंग आ जाए, यानी बिजली कूदने लगे, यानी कि बादलों से जब तेज तरह की एनर्जी आएगी तो फिर इन दोनों के दरमियान रिएक्शन हो सकता है। ये उस तरह की बात है। इस तरह यहाँ पे भी आपके पास एक स्टैटिक लगा हुआ है। अगर ये आपका नहीं होगा क्वेश्चन, अगर स्मार्ट सिलेबस का पार्ट है, बाकी से पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, बहुत आसान होगा। ये हो गया है, पहले से ऊपर बता दिया गया है एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। अब आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिफरेंट दिए हुए हैं, इनके आंसर हाईलाइट किए हुए हैं। यहाँ से आप इन्हें देख सकते हैं। ये आपके पास MCQ पहले एक्सरसाइज के होंगे, वो कंप्लीट कर दिए जाएंगे, और फिर उसके बाद जो है वो एडिशनल दे दिए जाएंगे। विच रिएक्शन डू यू एक्सपेक्ट टू बी रिवर्सिबल रिएक्शन? रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा है? देखो, रिवर्सिबल रिएक्शन यहाँ पर वो होगा जिसमें, देखो, यहाँ चढ़ना मुश्किल है, उतरना आसान है। यहाँ चढ़ना जितना मुश्किल है, ठीक है, उतना समझ लो यहाँ से चढ़ना मुश्किल है। दोबारा बात करते हैं, यहाँ से चढ़ना आसान है बनिस्बत यहाँ से चढ़ने के, क्योंकि ये फासला ज़्यादा है। इसका मतलब है रिएक्शन के बैक आने का चांस यहाँ मुश्किल है। इसमें जा भी सकता है, इसमें आने में सेम एनर्जी लग रही है, इसका मतलब है कि ये रिएक्शन मॉडरेट है, यानी ये जा भी सकता है और आ भी सकता है। इसमें जाने में मुश्किल आएगी लेकिन आने में आसानी होगी। इसके अंदर जाने में मुश्किल होगा, आने में बहुत आसानी होगी, यानी इन दोनों की निस्बत इसमें ज़्यादा ईजी है। अब सवाल का जवाब आ रहा है, रिएक्शन प्रोफाइल कौन सी वाली? बी, यानी बी आंसर। बी आंसर में क्या है? जितना जाना आसान है उतना आना आसान है, इसलिए हम कहता है कि ये जो आपके पास है ये सही है। ये इसका आंसर जो है ना वो बी आएगा। इस तरह के सवाल एग्जाम में कम आते हैं जिसके अंदर डायग्राम्स हों, लेकिन ये कि क्लासरूम में दिए जा सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है ये। लेकिन इसको बिल्कुल आप माइनस नहीं करोगे जहन से, यानी आप सोचो ऐसा सवाल सर ने कहा था आता ही नहीं है, तो इस तरह हो सकता है क्योंकि फर्स्ट टाइम आपका पेपर हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम पेपर होने पर मुख्तलिफ चीज़ें भी हो सकती हैं। हो सकता है कि जब वो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन डालेंगे, कॉन्सेप्ट बेस, तो फिर क्या होगा? फिर इस तरह की डायग्राम आ सकती है। अच्छा भाई, व्हाट डज इट, अच्छा ये सारे बेटा MCQs हैं। इन MCQs को एक दफ़ा पढ़ लो, इसके आंसर भी आप देखो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो उसी कॉन्सेप्ट से रिलेट करेगा जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है, और बाकी चीज़ें कुछ ऐसी होंगी जो डायरेक्टली याद करने वाली होंगी, तो वो आप कर लेंगे। देखो, व्हेन ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, जब पुराने बॉन्ड टूटते तो क्या होता है? तो एनर्जी इस्तेमाल हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है। व्हेन न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म, नए बॉन्ड बनते तो क्या होता है? तो एनर्जी इज रिलीज्ड। ये वाली बातें पुरानी बातें हैं जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो ये देखो बेटा, ये आपके पास MCQs हैं। मैं थोड़ा सा इसको स्लो चला लेता हूँ, अगर आपने इसको गौर से देखना है तो आप देख सकते हैं। ये आपके पास वो MCQs हैं जो आपकी बुक में नहीं है, एडिशनल दिए गए हैं। तो 11 से लेकर तकरीबन 16 ये हो गए, और फिर उसके बाद 17 से लेकर ऑलमोस्ट आपके पास 23, और फिर 23 से 24 से स्टार्ट कर कर 29, और फिर 30 से स्टार्ट कर कर बेटा 36, और फिर 36 तक ही हैं, 36 हैं ये MCQs। तो यहाँ तक था बेटा आपका आज का काम।
उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक समझ में आई होगी और बहुत सारा नॉलेज मिला होगा। तो अगर आप यहाँ पर अभी तक हैं तो ज़ाहिर-सी बात है आपका सब्सक्राइब करना बनता है, लाइक करना बनता है, कमेंट भी ज़रूर किया करें। इससे हमें एनकरेजमेंट मिलती है कि आप वाक़ई में काम सीख रहे हो, देख रहे हो और पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आपको कुछ ना कुछ इल्म हासिल हो रहा है। ठीक है? तो मैं खान को दीजिएगा अब इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।